हाँ जी सर, क्या हाल चाल। सो वी आर बैक विथ अनदर रिवीजन लेक्चर एंड आज हम एक ऐसा रिवीजन लेक्चर लेके आए हैं जो आपका मोस्ट अवेटेड था, जो कि है फॉरेक्स फॉरेक्स फॉरेक्स। एंड यस दोस्तों, इस रिवीजन लेक्चर को प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लेके आया हूँ एक एडवांटेज स्ट्रेटेजी। एडवांटेज स्ट्रेटेजी मतलब क्या? देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो रहेगा ना, ये इस फॉरेक्स चैप्टर को स्किप करने वाले हैं, बट हम लोग फॉरेक्स को स्किप नहीं करेंगे। क्यों? मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दो, मैं आपको सारे आंसर जो है वो दे दूंगा। ठीक है। सो मुझे एक बात बताओ, फॉरेक्स है ना, इसमें ना दो चीजें, एक तो बेसिक्स जो आपको आनी ही चाहिए, और बेसिक्स प्लस इजी पार्ट, इजी एंड बोरिंग। ठीक है। और दूसरा पार्ट आता है जो है लिटरली हार्ड। और इस हार्ड पार्ट के वजह से पूरा का पूरा चैप्टर डिक्लेयर हो जाता है। फॉरेक्स पार्ट जो है वो डिफिकल्ट है, फॉरेक्स जो है वो डिफिकल्ट है। ठीक है। सो मैंने ना ये वाला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट, जो वीडियो के स्टार्टिंग वाला पार्ट, ये मैंने रिवीजन का पार्ट 1 रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्ड किया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि ये जो इजी पार्ट है ना, मैं इसको पूरे चैप्टर के 3 रिवीजन लेक्चर आ रहा हूँ। रिवीजन लेक्चर्स 3 आएगा इसके। ये आएगा पार्ट 1, ये आएगा पार्ट 2, और ये आएगा हार्ड वाला पार्ट 3 में। ठीक है। सो इसका मतलब क्या करना है, अगर अभी तक आपने फॉरेक्स का एक भी रिवीजन लेक्चर नहीं देखा है, एक भी कंसेप्ट नहीं देखा ना, आप सिर्फ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके जाओगे, एटलीस्ट आपको ये दो करने ही करने हैं। भले आपने पहले से फॉरेक्स किया है, आपने अभी तक फॉरेक्स को हाथ नहीं लगाया या कुछ नहीं किया, आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करना है। ये दो पार्ट मैंने इतने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, हर एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, हर एक क्वेश्चन, मतलब लिटरली आपको लगेगा वो एग्जांपल नहीं, वो लिटरली क्वेश्चन है आपके एग्जाम के, जिससे आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, कोई भी कंसेप्ट को क्रैक कर पाओगे। एमसीक्यू के 2 मार्क और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आप श्योर शॉट सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉरेक्स का आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें से 7 + 2 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 9 मार्क्स आप 100% सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। और बचे हुए डिफिकल्ट पार्ट से अगर एक क्वेश्चन आया, तो अगर वो भी इजी वाले पार्ट से आया ना, तो 7 + 7 14 + 2 16 मार्क्स आप स्कोर कर पाओगे। बेयर मिनिमम 9 मार्क्स एंड मैक्सिमम 16 के 16 मार्क्स आप इसमें से स्कोर कर पाओगे। अगर आपने अभी तक फॉरेक्स भी नहीं पढ़ा है ना, बट आपको ये स्टार्टिंग के 2 रिवीजन लेक्चर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 100% आपको देखने ही देखने हैं। 100% आपको देखने ही देखने हैं। 100% आपको देखने ही देखने हैं। क्यों? क्योंकि क्या होगा ना, आपके जो दोस्त है या फिर आपके जो कोई और लोग है ना, जो एग्जाम दे रहे, उसमें से 90% लोग इस चैप्टर को छोड़ के जाएंगे। एंड अगर आप ये दो पार्ट करोगे, आपको मिलेगा एक बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन लोगों से। अच्छा, क्योंकि आप बेयर मिनिमम 9 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एंड अगर आपने यहाँ पे 16 में से 16 मार्क्स स्कोर कर लिए ना, तो भी आप, एंड आपको क्या लगता है, वो जो एक और क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का डिफिकल्ट वाला, आप स्टार्टिंग तो उसका कर लोगे, कुछ तो स्टेप्स कर लोगे, मतलब आप बेयर मिनिमम 10 मार्क्स जो है वो फ्री के एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो, फ्री के एक्स्ट्रा लेके जा रहे हो, सिर्फ ये 2 रिवीजन लेक्चर करने से। सो प्लीज इन 2 रिवीजन लेक्चर को करो। अगर आपने अभी तक फॉरेक्स नहीं किया ना, फिर भी आपका फॉरेक्स जो है वो खत्म हो जाएगा अच्छे से। सो ये था मेरा इंट्रोडक्शन की, जो मैंने रिवीजन लेक्चर के बाद शूट किया है। अभी इसके बाद में वो रिवीजन लेक्चर जो है वो प्ले कर दूंगा। प्लीज आप वो पार्ट 1 देखो, पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी देखो, पार्ट 1 के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो, पार्ट 2 के साथ उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर पार्ट 3 के पहले चाहिए तो पूरा का पूरा ऐसे में पहले खत्म करो, फिर पार्ट 3 देखो, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट पहले 2 पार्ट आपको मस्ट वॉच जो है। ठीक है सर, मिलते हैं आपके साथ ये वीडियो के अंदर। ठीक है, मतलब अभी तो आप जो देखोगे वो रहेगा अपना कंप्लीट फॉरेक्स का रिवीजन लेक्चर। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, प्लीज नीचे एक बार कमेंट कर देना। ठीक है सर। हाँ जी सर, क्या हाल चाल। सो वी आर बैक विथ अनदर रिवीजन लेक्चर, जो कि है द मोस्ट अवेटेड फॉरेक्स। यस, इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मैं ये रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करने के बाद शूट करने वाला हूं, तो वो आपने अभी देख ही लिया रहेगा। मैं उसको पहले ऐड कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं रिवीजन लेक्चर ऐड कर दूंगा। ठीक है। वो देखने के बाद ये लेक्चर हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं इन 3 2 1 लेट्स गो। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या, कि देखो, 2 बंदे हैं। कौन से 2 बंदे हैं? एक बंदा है सोटू, और एक बंदा है बड़ू। बड़ू। ये छोटू क्या है ना, इसका एक छोटा सा बिजनेस है। मतलब क्या, ये क्या करता है ना, इंडिया के अंदर ही
माल बेचता है, माल खरीदता है। मतलब क्या करता है ये, किस में ट्रेड करता है, ये ट्रेड करता है सिर्फ रुपीस के अंदर, ठीक है। मतलब ये क्या करेगा, सूरत से माल लेगा, पुणे में बेचेगा, सूरत से माल लेगा, मुंबई में बेचेगा, और कहीं और बैंगलोर से माल लेगा, हैदराबाद में बेचेगा। ये क्या करेगा, इंडिया के इंडिया ही में खरीद लेगा, या फिर क्या करेगा, होलसेलर से खरीदेगा पुणे के ही, और पुणे में ही रिटेल में बेचेगा। उसका एक छोटू सा दुकान है, पुणे के अंदर, इंडिया के अंदर ही जो है वो ट्रेड करता है, ठीक है। और दूसरा नाम है बड़ू। बड़ू क्या करता है, बड़ू चाइना से बल्क में माल उठाता है। सर क्या फर्क पड़ता है चाइना के गलत स्पेलिंग को तो, हाँ? और इसको इंडिया में बेचता है, ठीक है, इंडिया के बराबर लिखिए, यस। चाइना से माल खरीदता है, इंडिया में बेचता है। स्विट्जरलैंड से माल खरीदता है, इंडिया में बेचता है। पाकिस्तान को माल बेचता ही नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें करता है। मतलब ये क्या करता है ना, इंडिया टू इंडिया, इंडिया टू इंडिया, इंडिया से बाहर सब जगह पे ट्रेड करता है। इंडिया में भी ट्रेड करता है, इंडिया के बाहर भी ट्रेड करता है। मतलब क्या, ये मल्टीपल करेंसीज में डील करता है। डॉलर में डील करता है, रुपीज में ट्रेड करता है, येन में ट्रेड करता है, ठीक है, एक्सेट्रा। सो इस केस में क्या हो जाएगा ना कि ये वाला जो बंदा है, इसको डिफरेंस ऑफ करेंसी एक्सचेंज, मतलब क्या कि कोई भी करेंसी बढ़ती या फिर कम होती है ना, उससे इसको फर्क पड़ता है। क्यों फर्क पड़ता है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, आपने सुना रहेगा कि रुपया महंगा हो गया, डॉलर सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया। ये आपने सुना ही रहेगा, आजकल न्यूज में सबसे ज्यादा यही चल रहा है, ठीक है। बट कभी आपको खुद को उसका एज सच कुछ इंपैक्ट गिरा क्या? आप पहले भी रुपए देके चिप्स खरीदते थे, आप रुपीज लेके चिप्स खरीद रहे हो। 10 रुपए का पार्ले जी 10 रुपए का ही मिल रहा है, आपको कुछ एज सच इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट जो एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, जो इंटर कंट्री जो डीलिंग करता है, उसको ना बहुत इंपैक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से, एक ये बड़ा ने क्या किया था, 6 मंथ्स अगो यूएसए से ना कुछ गुड्स इंपोर्ट किए थे इसने। यूएसए से 10,000 आईफोन्स इंपोर्ट किए थे। इंडिया का सबसे बड़ा आईफोन का ये सप्लायर है, ठीक है। सो उसने क्या किया था, 6 महीने पहले आईफोन इंपोर्ट किए थे, वे भी से $1 मिलियन के, ठीक है। जो भी रेट रहेगा, आप एग्जांपल लेके चलो, $1 मिलियन के इसने आईफोन इंपोर्ट किए थे 6 महीने पहले। बट तब है ना, इसका डॉलर का रेट चल रहा था 90 रुपीज, ठीक है। एंड इसको पेमेंट कब करना है, पेमेंट इसको आज करना है। इसने खरीदे थे जब रेट चल रहा था 90 रुपीज, एंड इसको पेमेंट करना है आज जब रेट चल रहा है 95 रुपीज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इसको 90 रुपीज इंटू $1 मिलियन से पेमेंट करना था, अब इसको एक्स्ट्रा 5 इंटू 5 मिलियन से ज्यादा इसको पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये कैलकुलेशन करके बैठा था 90 रुपीज के अकॉर्डिंग, इसको पेमेंट करना पड़ रहा है 90 रुपीज के अकॉर्डिंग, 95 रुपीज के अकॉर्डिंग। मतलब क्या, इसने जो एक्सपेक्टेशन किया था कि मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी पड़ेगी, उससे उसको ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ी। या फिर ऑन द अदर केस ऐसा समझो कि एक है ना, एक्सपोर्टर है। एक एक्सपोर्टर कौन है, एक एक्सपोर्टर है ये बडू। बडू ने ही एक्सपोर्ट किया था, कहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, जापान में, ठीक है। जापान में इसने एक्सपोर्ट किया था, जहाँ पे चल रहा है येन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, जब उसने एक्सपोर्ट किया तब येन की वैल्यू थी 100 रुपीज। मतलब क्या, आपको 1 रुपए में 100 येन मिलेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, 6 महीने बाद येन की वैल्यू जो है गिर गई। अब क्या हो गया, अब इसको ना 1 रुपए में सिर्फ 90 येन मिलेंगे। मतलब जेबी से एग्जाम्पल से, इसने पहले 1 करोड़ रुपीज का माल बेचा था, अब इसको पेमेंट कितना मिल रहा है, अब इसको सिर्फ 90 लाख का पेमेंट मिल रहा है। इसको बहुत ज्यादा लॉस हो गया, ठीक है। सो ये जो डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रिस्क। एक्सपोजर मतलब क्या, जिसका एक्सपोजर इस फॉरेन कंट्रीज में है, उसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर। जिनको फॉरेन एक्सचेंज, जो ये कंट्रीज का एक्सचेंज रेट कम या ज्यादा होने से इंपैक्ट होता है, उन्हें बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर रेट। एंड इसको हम मैनेज करते हैं, इसीलिए इसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। हमको इसमें ये चैप्टर में सीखना है कि हम ये रिस्क को कैसे मैनेज करें, ठीक है। इसीलिए ना हम एक एजम्पशन लेके चलेंगे। क्या एजम्पशन लेके चलेंगे, पूरे स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम एक अजम्पशन लेके ही चलते हैं। इसी तरह से हम एक एक्सपोर्टर है, हम एक इंपोर्टर है, हम एक बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। सो क्योंकि जब आप खुद को उस प्लेस पे जाके इमेजिन करोगे ना, तब आपको समझेगा कि हाँ भाई, मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है। क्लियर है, ये था इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इस चैप्टर को वन बाय वन, हलू हलू, स्लोली स्लोली स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मैं वापस एक बार बताता हूँ, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे इंसान के पर्सपेक्टिव से जो
फॉरेन कंट्रीज में डील करता है, वहां से गुड्स खरीदता है, वहां पे गुड्स बेचता है, उसको फॉरेन कंट्री में पेमेंट पेबल है या फिर रिसीवेबल है, ठीक है। एंड अगर उसको रिस्क क्या है कि अगर जब उसको पेबल है तो उसकी रिस्क क्या है, उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा, एंड जिसको रिसीवेबल है उसकी रिस्क क्या है, उसको कम रिसीव होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऐसा भी हो सकता है उसने जब पेमेंट किया तब उसको पेमेंट करना था 90 लाख रुपीस का, और जब उसको एक्चुअल पेमेंट करने के टाइम आया तब उसको सिर्फ 80 लाख रुपीस का पेमेंट करना पड़ा। ये क्या हुआ, ये उसका फायदा हुआ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस चैप्टर को फायदा के एंगल से नहीं पढ़ने वाले, हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं एक पर्सपेक्टिव से जहां पे हमारा लॉस होने वाला है। एक प्रूडेंस कंसेप्ट अपने कॉस्टिंग में सॉरी अकाउंट्स में पड़ी रहेगी, वही कंसेप्ट हम पूरे के पूरे ना कि सिर्फ अकाउंट्स में यूज करते हैं बट पूरे जिंदगी में भी यूज करते हैं। हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ना तब ये इमेजिन करते हैं कि हमारे साथ वर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। क्लियर है सर? यस, ठीक है। सो इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, ठीक है। सो फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। इंपोर्टर स्लैश एक्सपोर्टर हैज एन एक्सपोजर इन फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। ये अभी तक आपको समझ ही गया रहेगा मेरे इतने इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। व्हेनेवर ही एंटर्स इनटू अ ट्रेड विद अनदर कंट्री, ठीक है, His exposure has a risk of exchange rate fluctuation। आपको समझ ही गया रहेगा, अभी तक मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसके साथ साथ अब हमें ये समझना कोई मुश्किल बात है नहीं। क्लियर है सर? Hence in this chapter we are going to study how to manage this risk। Yes, मैं ये चैप्टर बहुत ही स्लो जाने वाला हूँ। मुझे पता नहीं इसके रिवीजन लेक्चर को 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे, ठीक है। मेरा एक ही मकसद है कि जिसने ये चैप्टर पहली बार किया है उसको भी ये चैप्टर समझने आना चाहिए, एंड जिसने ये चैप्टर पहले पढ़ा है बट उसको भी ये चैप्टर पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। हर एक चीज में बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ इसके इस चैप्टर में, ठीक है। इसको टाइम लगा तो लगा क्योंकि ये चैप्टर वो टाइम डिजर्व करता है। ये चैप्टर एक तो टाइम देके करो, अच्छे से करो, या फिर करो ही मत, ठीक है। इस चैप्टर में हम तीन पार्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी तीन पार्टी? एक है कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या? ये बिजनेसमैन जिसको एक्सपोजर है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कस्टमर बोलते हैं। पार्टी नंबर 1 हमारी हो गई कस्टमर। क्लियर है? पार्टी नंबर 1 अपना हो गया कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या? हु हैज द एक्सपोजर इन फॉरेन करेंसी, मतलब जिसको फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन से फर्क पड़ता है, वो हो गया हमारा कस्टमर। क्लियर है सर? कंपनी, पर्सन, कस्टमर, ठीक है। वो एक कंपनी भी हो सकता है, एक पर्सन भी हो सकता है, या एक कस्टमर भी हो सकता है। क्लियर है सर? दूसरी पार्टी आती है यहाँ पे, एक वो आती है डीलर बैंक। डीलर बैंक मतलब क्या सर? बैंक बोल दो ना सीधा सीधा, ठीक है। मैं अभी के लिए इसको बैंक बोल देता हूँ, ठीक है। बैंक मतलब क्या कि एक ऐसे बैंक जहां से हम डील करेंगे। किस में डील करेंगे? हम डील करेंगे करेंसी में। मतलब क्या कि एक ऐसी बैंक जहां से हम करेंसी खरीदेंगे, करेंसी बेचेंगे, करेंसी खरीदेंगे, करेंसी बेचेंगे। मतलब सर आपको अगर पता रहेगा, अगर आप कभी इंडिया के बाहर गए रहोगे, नहीं भी गए रहोगे ना, तो ये याद रखो कि हम कहीं से भी फॉरेन करेंसी नहीं खरीद सकते। इंडिया में अगर आपको फॉरेन करेंसी में खरीदना है तो आपको बैंक के थ्रू ही इसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको जापान घूमने जाना है ना तो आप एक बैंक के पास जाओगे, उसको इंडियन रुपीस दोगे, उसके पास से जापानीज करेंसी खरीदोगे, ठीक है। जापानीज करेंसी या फिर येन खरीदोगे, ठीक है। अगर आपको यूएसए जाना है तो आपको डॉलर खरीदना है। आपको ये करना है डीलिंग सिर्फ एक बैंक के साथ। ये डीलिंग आप कर सकते हो सिर्फ बैंक के साथ। ये डीलिंग आप सिर्फ कर सकते हो बैंक के साथ, ठीक है। सो जिस बैंक के साथ आप करेंसी में डील कर रहे हो ना, उसे हम बोलेंगे डीलर बैंक। क्या हम बोलेंगे उसे? उसे हम बोलेंगे डीलर बैंक, ठीक है। मतलब क्या? एक ऐसा बैंक जो करेंसी में डील करता है उसे बोलेंगे डीलर बैंक, ठीक है। थर्ड चीज में अगर मैं आपको बताऊं उसके बाद आपको खुद होके स्टार्ट करोगे इसे बोलना डीलर बैंक, ठीक है। थर्ड थर्ड पार्टी है इसमें बैंक। बैंक मतलब क्या? ऑब्वियसली बैंक मतलब जो हमें लोन देता है, जो हमें लोन लेता है, जो हम जिससे हम लोन लेते हैं, जिसमें हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। जिससे हम पैसे लेते हैं वो हो गई बैंक। जिससे हम करेंसी में डील करेंगे वो हो गई डीलर बैंक। और जो पर्सन इसमें डील कर रहा है उसे हम बोलेंगे कस्टमर, ठीक है। सो तीन पार्टीज का नाम आपको ये पूरे चैप्टर में याद रखना है। कौन? सबसे पहला आता है मेन पार्टी इसमें जो होता है कस्टमर। क्लियर है? और कस्टमर को हमेशा एक डीलर बैंक के साथ डील करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे द बैंक
हु डील्स विद करेंसी, ठीक है। सबसे पहला आया कस्टमर, दूसरा आया डीलर, बैंक। क्लियर है सर? थर्ड चीज आ गई यहाँ पे बैंक। बैंक मतलब क्या? द पर्सन हु गिव्स, ठीक है। 90% चैप्टर में हम ये दो ही कंसेप्ट यूज करेंगे और बचे हुए 10% कंसेप्ट में मतलब हम ये तीनों चीज करेंगे। मतलब क्या कि ये जो दो है, एक है डीलर बैंक एंड कस्टमर, ये हर एक क्वेश्चन में यूज होने वाला है आपको, ठीक है। कस्टमर के बिना ये ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकता, एंड अगर ट्रांजैक्शन करना है तो डीलर बैंक की जरूरत है। क्लियर है सर? एंड बैंक जहां पे हम लोन के ट्रांजैक्शन करेंगे कि हम लोन लेंगे, सेटल करेंगे, वो सब के लिए हम बैंक का यूज करेंगे, ठीक है। ज्यादा टेंशन नहीं लेना है अभी के लिए, सिर्फ तीन चीजें याद रखो। एक होता है कस्टमर, दूसरा होता है डीलर बैंक, तीसरा होता है बैंक, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। यस, सबसे पहला टॉपिक आता है यहाँ पे करेंसी कोटेशन एंड टर्म्स यूज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है। करेंसी कोटेशन एंड टर्म्स यूज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज, क्लियर। टर्म्स यूज्ड, एक्सचेंज रेट। सबसे पहले एक्सचेंज रेट मतलब क्या? ऑब्वियसली जिस रेट पे हम करेंसी एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि डॉलर का रेट अभी 95 रुपीज हो गया, मतलब क्या? हमको 95 रुपीज देने पड़ेंगे एक डॉलर खरीदने के लिए। अभी व्हाट वी से पाउंड का रेट 100 रुपीज हो गया, मतलब क्या कि हमें 100 रुपीज देने पड़ेंगे एक पाउंड खरीदने के लिए, ठीक है। सो ये हो गया एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब जिस रेट में हम करेंसीज को एक्सचेंज करेंगे उसे बोलते हैं एक्सचेंज रेट, ठीक है। सो हमने क्या किया, क्या बोला यहाँ पे? डॉलर का रेट हो गया 100, मतलब क्या हो गया कि हमें एक डॉलर कितने का पड़ा? एक डॉलर पड़ा रुपीज 100 का, ठीक है। हम इंडिया के हैं तो इसके लिए हमें रुपीज में, रुपीज क्या हो गई? हमारी बेस कर, हमारी होम करेंसी हो गई। रुपीज हमारी होम करेंसी हो गई और ये हमारी विदेशी करेंसी हो गई, मतलब ये हो गई हमारी फॉरेन करेंसी। क्लियर है सर? यस। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइस ऑफ वन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, मतलब क्या? कुछ नहीं, यही जो मैंने आपको बोला। एक डॉलर कितने का चल रहा है? एक डॉलर चल रहा है 100 रुपीज का, मतलब क्या? हमने डॉलर को कैसे एक्सप्रेस किया? रुपीज के टर्म्स में एक्सप्रेस किया, मतलब एक डॉलर को हमने एक्सप्रेस किया 100 रुपीज। एक डॉलर बोलो या 100 रुपीज बोलो, बात तो सेम ही है। ये हो गई हमारी यहाँ पे व्हाट वी से एक्सचेंज रेट। मतलब क्या? प्राइस ऑफ वन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी, मतलब क्या? एक करेंसी की प्राइस क्या चल रही है? तो डॉलर की प्राइस क्या चल रही है? 100 रुपीज। येन की प्राइस क्या चल रही है? 60 रुपीज। पाउंड की प्राइस क्या चल रही है? 100 रुपीज। क्लियर है? जो भी रेट, अगर मतलब एक ऐसे समझो ना कि हम लोग है ना, बैंक, हम लोग है ना एक ये लेने जा रहे हैं, क्या वो लेने जा रहे हैं, मे बी से ये हम लोग एक फोन लेने जा रहे हैं, ठीक है। सो ये फोन की प्राइस क्या चल रही है फॉर बी मार्केट में? ये मार्केट में प्राइस चल रही है व्हाट वी से 10,000 रुपीज, ठीक है। 10,000 रुपीज मतलब क्या? वन फोन, आईफोन नहीं, वन फोन इज इक्वल टू 100 रुपीज। सेम चीज मैंने यहाँ पे आपको बताई थी कि $1 इज इक्वल टू रुपीज 100। मतलब क्या? प्राइस ऑफ वन करेंसी इज एक्सप्रेस इन अनदर करेंसी, इज एक्सप्रेस्ड इन अनदर करेंसी। मतलब क्या? हम ऐसा समझो कि डॉलर, जैसे हम गुड्स खरीदते हैं वैसे हमको डॉलर खरीदने हैं, वैसे हमको फॉरेन करेंसी खरीदने हैं। तो वो कैसे कोट की है? ऑब्वियसली हमको जब एक फोन खरीदना है तब हमें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, वैसे हमें एक डॉलर खरीदना है उसी तरह से हमको 100 रुपीज जो है वो देने पड़ेंगे। ये सिंपल लॉजिक होता है एक्सचेंज रेट का, और ये इसको डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट तरीके से बोलते हैं। बट क्या है उसका पीछे का लॉजिक, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से मेरे को सुनिएगा और समझिएगा। आपको थोड़ा सा हेवी जा रहा है तो ये एक सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैप्टर आपको मे भी हेवी जा रहा रहेगा क्योंकि आपने पहले से आपके दिमाग में ना उसका एक बर्डन बना लिया कि ये फॉरेक्स है, ये फॉरेक्स है, ये फॉरेक्स है, कुछ नहीं। ठीक है, सिंपल है ना कि आपको एक फोन लेने जाना है, फोन के लिए आपको अगर फोन चाहिए तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसीलिए इसी से सिमिलरली अगर आपको एक डॉलर चाहिए तो आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। ये हो गया एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये एग्जाम्पल रख दो क्या? ये एग्जाम्पल रख देते हैं, ठीक है। A rate at which we can exchange one country's currency for another currency, ठीक है। मेरे को रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 रुपीज देने पड़ेंगे, और मुझे डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक डॉलर देने पड़ेगा, तो मैं 100 रुपीज मिल सकते हैं। अगर मैं 100 रुपीज दूंगा तो मुझे एक डॉलर मिलेगा। क्लियर है सर? यस। सिमिलरली वन जैकेट की प्राइस चल रही है 100 रुपीज, सिमिलरली $1 की प्राइस चल रही है 100 रुपीज। रुपीज रिक्वायर्ड टू बाय वन जैकेट, रुपीज रिक्वायर्ड टू बाय $1, रुपीज पर जैकेट इज इक्वल टू 100,
₹100 पर जैकेट, रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू ₹100 पर डॉलर। सेम है। ये वाला पार्ट आपको अभी स्क्रीन पॉज करके 10 बार रिवाइज करना है। कितने बार रिवाइज करना है? 10 बार रिवाइज करना है। ये नोट्स आपको चाहिए तो ये चैप्टर है ना, ये इजी वाला पार्ट आप लिख लो, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, तब आपको ये फॉरेक्स का चैप्टर इजी जाएगा। एंड माइंड में मैंने आपको बोला है ये चैप्टर को मैं 2 पार्ट, मतलब एक इजी पार्ट डिफिकल्ट पार्ट में पार्ट करने वाला हूँ ना। ये इजी वाला पार्ट सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो, 100% आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो कर पाओगे, बहुत अच्छे से इसको समझोगे। ठीक है, आप खुद होके बोलोगे सर फॉरेक्स में क्या था? फॉरेक्स में कुछ नहीं था। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मैं निकाल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल में रख रहा हूँ। आपको जितना नोट करना है आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, यहां तक एक्सचेंज रेट तक आप इसको समझ लो। होप्स आपने ये रिकॉर्डिंग है, सॉरी, होप्स आपने ये रिवीजन कर लिया रहेगा। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, ये चैप्टर में अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना, कोई मतलब नहीं है ये चैप्टर का रिवीजन लेक्चर देखने का। अभी बंद कर दो, बाकी चैप्टर्स पढ़ लो। ठीक है, बट ये अगर आपको चैप्टर समझना है, एग्जाम में स्कोर करना है ना, तो मैं जो बोल रहा हूं प्लीज करो, इसको रिवाइज करते हुए ही चलो। क्लियर है सर? यस, पेन का ठीक है। सो यहाँ पे ना दो कोड्स आते हैं, एक होता है डायरेक्ट कोड, एक आता है इनडायरेक्ट कोड। क्लियर है? डायरेक्ट कोड क्या होता है? डायरेक्ट कोड जो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे ना, वही है सेम। ठीक है, डायरेक्ट कोड डिनोट्स नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब क्या? मतलब मुझे $1 खरीदने के लिए, फॉरेन करेंसी खरीदने के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लगेंगे? मतलब मुझे $1 खरीदने के लिए ₹100 लगेंगे। क्लियर है सर? सर देखो, मैं आपको ना एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है। क्लियर है? डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ही कम जगह पे यूज होता है। ठीक है, एक हाथ दूसरा क्वेश्चन है जहां पे ये डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट यूज होता है। ठीक है, बट इसका लॉजिक बहुत ज्यादा इजी है। जो मैंने अभी तक, देखो अभी तक अगर हमने ये डायरेक्ट कोट का व्हाट वी से व्हाट वी यूज भी किया नहीं रहता ना ये टर्म का, तो भी आपको समझ में गया रहता, तो भी आप है ना इसको अज्यूम ही करते चल रहे थे कि डायरेक्ट कोट मतलब क्या, मुझे $1 चाहिए, मुझे एक फॉरेन करेंसी चाहिए, तो मुझे कितने होम करेंसी देने पड़ेंगे, यही हुआ डायरेक्ट कोट। ठीक है, तो होम करेंसी प्राइस फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, होम करेंसी प्राइस क्या है? ₹100 है फॉर 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, एग्जाम्पल $1 इज इक्वल टू ₹100, दिस इज डायरेक्ट कोट फॉर एन इंडियन। ठीक है, अज्यूमिंग फॉरेन करेंसी इज कमोडिटी, मतलब क्या? देखो अभी तक मैंने क्या किया था, एक आईफोन, एक जैकेट, सेम चीज जो मैंने यहाँ पे अभी तक आपको एक्सप्लेन करने बोली थी, मैंने आपको बोला था ये रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि अब आगे का पार्ट आपको बहुत इजी जाता रहेगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय $1, मुझे $1 खरीदना है, मुझे एक आईफोन खरीदना है, मुझे एक फोन खरीदना है, एंड द रेट ऑफ $1 इज गिवन, डॉलर का रेट क्या दिया है? ₹100। ठीक है, डायरेक्ट कोट, a direct quote for an Indian will be an indirect quote for an US person। ठीक है, मतलब क्या? मुझे ₹100 दिया है तो मुझे कितने डॉलर देने पड़ेंगे? तो ये जब मुझे ऐसा करता है ना कि मुझे होम करेंसी कितनी देनी पड़ेगी, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कोट। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट कोट denotes the number of units of foreign currency that can be exchanged for 1 unit of own domestic currency। मतलब क्या? मुझे ₹1 के लिए कितने डॉलर देने पड़ेंगे? सो मुझे वो 0.0001 कुछ तो भी जो इसका आंसर आएगा, तो वो इसका मतलब क्या? 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कोट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट कोट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला भी है। फॉरेन करेंसी प्राइस फॉर 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी, एग्जाम्पल ₹1 इज इक्वल टू $0.01 is an indirect quote for an Indian। क्लियर है सर? यस। देखो ये डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा क्विकली गया हूँ। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग में इंपैक्ट करता है नहीं। लोग है ना यहीं पे अटके रहते हैं कि डायरेक्ट कोट क्या है, इनडायरेक्ट कोट क्या है, डायरेक्ट कोट क्या है, इनडायरेक्ट कोट क्या है। क्लियर है? इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्विकली गया हूँ, फिर भी आपको इसको रिवाइज करना है। मैं क्विकली भले ही गया हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट कोट वाले पार्ट को आपको पहले ही इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था ना, तब आपको पता नहीं था कि ये डायरेक्ट कोट था। क्लियर है? अब इसको वापस से एक बार पॉज करो एंड रिकॉल करो। क्लियर है? मैं ज्यादा टाइम के लिए पॉज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ 1 2 3 पॉज हो गया है, रिवाइज हो गया है, मैं इसको वापस से मेन स्क्रीन पे आ रहा हूं। क्लियर है? सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। डायरेक्ट कोड मतलब क्या? डायरेक्ट कोड मतलब 1 डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट कोड, एंड इनडायरेक्ट कोड मतलब क्या? 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट। ठीक है,
$1 इज इक्वल टू ₹100, ये क्या हुआ, डायरेक्ट कोट, क्लियर है। सो ₹1 मतलब कितने डॉलर, ये हो गया इनडायरेक्ट कोट, क्रॉस मल्टीप्लाई हमको करना है, यही चीज यहाँ पे लिखिए। यस, इसका ज्यादा टेंशन मत लो, क्यों मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट यहाँ तक आपको रिवाइज करना है, यहाँ तक आपको समझना है, क्लियर है। ये आप रिवाइज कर चुके हैं, ये आप समझ गए हो, यही अज्यूम करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर आप इतने बार क्यों बोल रहे हो सेम चीज, क्योंकि आपने अगर इसको स्किप किया ना, ये चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा, इसकी गारंटी देता हूं मैं। अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो ये आपको समझ ही नहीं आएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एलडीआर इंटू 100। इसको आपको जितना ज्यादा टाइम रिवाइज करोगे उतना ज्यादा अच्छा, क्लियर। यस, एंड ये मैं ना नोट्स ऐसे बना रहा हूँ, एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ ना कि ये डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएंगे, ठीक है। अब भले आप क्वेश्चन सॉल्व ना करो, इसको देखो, इसको लिखो, इसको लिखो, जो मैंने आपको बोला है ना, आपके हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर है सर। कन्वर्जन ऑफ करेंसी मतलब क्या, मुझे करेंसी को कन्वर्ट करना है, मुझे जापान घूमने जाना है, तो जापान घूमने जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रुपीस देके येन करना पड़ेगा, मुझे मेरे करेंसी को, मेरे रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन हम कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मुझे बोलो, यहाँ है रुपीस पर डॉलर, मतलब क्या, देखो जहां पे भी कभी आप है ना, जो हम बोलते हैं, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, तो ये हो गया रुपीस पर डॉलर इज इक्वल टू 100, मतलब क्या कि मुझे $1 खरीदने के लिए ₹100 देने पड़ेंगे, क्लियर है सर। रुपीस पर डॉलर, ये जो बेस होता है ना, ये होता है करेंसी, मतलब कि मुझे कितनी करेंसी दे, मुझे ये करेंसी लेने के लिए कितनी होम करेंसी लगने वाली है, क्लियर है सर। इसका मतलब क्या, $1 इज इक्वल टू ₹100, ये जो बेस होता है ना, ये होती है इसकी प्राइस, मतलब इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस है ₹100, रुपीस पर आईफोन। एक आईफोन की कीमत क्या है, एक आईफोन की कीमत है ₹1,00,000, जो भी रहेगा वो, ठीक है। सो ये जो बेस में होता है ना, ये होती है करेंसी, ये होती है कमोडिटी, मतलब जो आप लोग जैकेट यहाँ पे देखा था, मैंने आपको जैकेट का भी एग्जांपल दिया था, वन जैकेट मतलब $1, ये इसका प्राइस होता है जिसका बेस में दिया रहता है, क्लियर है। अगर आपने एग्जाम्पल अपने रिकॉल किया रहेगा तो आपको ये समझ भी गया रहेगा। यस सर। सो इसको कन्वर्जन में यूज कैसे करते हैं, इसके लिए ना मैंने बहुत ही बढ़िया सी एक ट्रिक निकाली हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिया है हमको, बेस डॉलर का दिया है, मतलब ये प्राइस किसकी दी है, ये प्राइस दी है हमें डॉलर की, क्लियर है। देखो यहाँ एक जैकेट वाला एग्जांपल याद रखना, क्लियर। यहाँ पे वन जैकेट इज इक्वल टू ₹100, रुपीस पर जैकेट, मतलब ये कीमत किसकी दी है, जैकेट की, ₹100 पर जैकेट, ठीक है। सो जिसकी बेस है उसकी कीमत दी रही है। यहाँ पे क्या दिया है, डॉलर दिया है, मतलब ये प्राइस किसकी दी है, डॉलर की दी है, मतलब $1 इज इक्वल टू ₹100, क्या है, रेट ऑफ डॉलर, क्लियर। रेट हमें किस चीज का दिया है, हमें रेट दिया है डॉलर का, ठीक। अब हमें देखना है कि हमारे पास करेंसी क्या है, ठीक है। हमारे पास है फर्स्ट एग्जांपल में, हमारे पास है $100, या क्या है, ये $1,000, हमारे पास क्या है, $1,000, ठीक है। मुझे एक बात बोलो, आपके पास डॉलर है एंड आपको डॉलर का रेट दिया है, ठीक है। आपके पास एक आईफोन है और मार्केट में रेट दिया है, वन आईफोन इज इक्वल टू 100, एग्जाम्पल लो 100। तो अगर आपको एक आईफोन खरीदना है तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई करोगे, मुझे समझ गया। अगर मुझे एक आईफोन खरीदना है मुझे ₹100 देने पड़ेंगे, मुझे दो आईफोन खरीदने हैं तो मुझे ₹200 देने पड़ेंगे, मुझे तीन आईफोन खरीदना है तो मुझे तीन ₹300 देने पड़ेंगे। मतलब क्या, मुझे जो खरीदना है उसी का अगर रेट दिया है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। सो सेम चीज है, यहाँ पे रेट किस चीज का दिया है, डॉलर का। मुझे, मेरे पास क्या है, मेरे पास है डॉलर, मतलब क्या, मेरे पास डॉलर है, मुझे डॉलर को कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे देखना है मुझे डॉलर देके कितने रुपीस मिलेंगे, एंड मुझे रेट किस चीज का दिया है, डॉलर का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा मल्टीप्लाई, क्लियर है सर। एक और बार अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसको मैं अब बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है डॉलर, मुझे चाहिए रुपीस। मुझे रेट किस चीज का दिया है, डॉलर का रेट दिया है, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, मुझे रुपीस चाहिए, मेरे पास रेट है डॉलर का, क्लियर है सर। सो मेरे हाथ में है रेट डॉलर का एंड मेरे पास है करेंसी इन डॉलर, ठीक है। सो अगर मेरे पास जिस चीज का रेट दिया है, मेरे पास अगर वही करेंसी है,
तो मेरे पास वही करेंसी है जिसका रेट दिया है, मेरे पास वही करेंसी है मेरे पास जिसका रेट दिया है, मेरे पास करेंसी कौन सी है एंड मेरे को रेट किस चीज का दिया है। मुझे मेरे हाथ में जो करेंसी है उसी का रेट दिया रहेगा, तो करेंसी रेट मैच हो गया, करेंसी एंड रेट मैच हो गया, करेंसी एंड रेट मैच हो गया। तो इस केस में हम करेंगे मैच इज इक्वल टू एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई, एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई। क्लियर है सर? मेरे पास डॉलर का रेट दिया हुआ है, मेरे पास डॉलर है, डॉलर का रेट दिया है, मेरे पास डॉलर है, डॉलर का रेट दिया है, मेरे पास डॉलर है, रेट ऑफ डॉलर, करेंसी इन हैंड इज ऑल्सो डॉलर, तो दोनों चीज मैच हो गई। एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई, एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई, एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई। यहां तक प्लीज एक बार लिख लो एंड इसको समझ लो। क्लियर है सर? एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई। क्लियर है? मेरे हाथ में कौन सी चीज है? मेरे हाथ में डॉलर है, मैं मुझे रेट दिया है डॉलर का, तो जो करेंसी मेरे हाथ में है वही करेंसी का रेट दिया है, तो दोनों करेंसी मैच हो गई, रेट मैच हो गया करेंसी के साथ, रेट मैच हो गया करेंसी के साथ, रेट मैच हो गया करेंसी के साथ। सो मैच इज इक्वल टू एम, एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है सर? आईफोन का एग्जांपल, मुझे 3 आईफोन चाहिए, एक आईफोन का रेट चल रहा है 100 रुपए, तो मैच हो गया, मल्टीप्लाई करूंगा। क्लियर है सर? यस। यहां तक अगर आपको लिखना है तो लिख लो। यस। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2। अब आपको समझ ही गया रहेगा, मैच नहीं हो रहा है, दूसरा क्या होगा? डू नॉट मैच। मेरे पास क्या है? मेरे पास रेट है रुपीस का। ठीक है। मेरे पास हाथ में क्या है? मेरे पास है, मेरे सॉरी, मेरे पास रेट कौन सा है? मेरे पास रेट है डॉलर का। क्लियर है? मेरे पास रेट है डॉलर का, मेरे हाथ में क्या है? रुपीस है। मुझे रेट दिया है डॉलर का, मेरे हाथ में रुपीस है। मुझे रेट दिया है डॉलर का, मेरे हाथ में रुपीस है। मतलब क्या? क्या मेरा रेट एंड मेरी करेंसी मैच हो रही है? क्या नहीं मैच हो रही है? तो इस केस में मुझे डू नॉट मैच, मुझे डी फॉर डू नॉट मैच, डी फॉर डिवाइड करना पड़ेगा। मुझे डी फॉर डू नॉट मैच, डी फॉर डिवाइड करना पड़ेगा। रेट है डॉलर का, मेरे हाथ में है करेंसी, करेंसी इन हैंड इज रुपीज, रेट इज ऑफ डॉलर, डू नॉट मैच, मुझे करना पड़ेगा डिवाइड, मुझे करना पड़ेगा डिवाइड। यस सर। इसके ऊपर मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेने वाला हूं, पर प्लीज इसको पॉज करो एंड इसको रिकॉल करो। ठीक है? मैं फुल स्क्रीन में इसको पूरा सब कुछ दिखा रहा हूं। अगर आपके एग्जांपल लिखना है आईफोन का तो उसके साथ लिखो। ठीक है? मैं आप इसको क्लियर कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं। इधर तक आपको लिखना है तो ऐसे लिखो, अगर क्लियर करके लिखना है तो आपको वैसे लिखो। ठीक है? 1 2 3 में क्लियर कर रहा हूं। ठीक है? ऐसे लिखना है तो आप ऐसे लिखो, बट लिखो। क्लियर है सर? ठीक है? यहाँ पे ना एक सेम चीज का एक रिलेटेड एग्जांपल दिया है मैंने। ठीक है? अब इसको समझते हैं। क्लियर है? ऊपर वाला पार्ट हो गया, अब ये वाले पार्ट पे हम ध्यान दें। डॉलर पर रुपीज, डॉलर पर रुपीज। अब मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे रेट किसका दिया है? रुपीज का रेट दिया है या डॉलर का रेट दिया है? ठीक है? यहाँ पे रेट दिया है रुपीज, यहाँ पे रेट दिया है रुपीज। क्लियर है सर? हमें क्या कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना है कि हमारे हाथ में कौन सी करेंसी है, मुझे रेट कौन सा दिया है। हमारे हाथ में कौन सी करेंसी है, मुझे रेट कौन सा दिया है। मुझे हाथ में कौन सी करेंसी है, मुझे रेट क्या दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम करेंसी को कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली कन्वर्ट करने के लिए हम दो चीज देखेंगे, मेरे हाथ में कौन सी करेंसी है, मुझे रेट किस चीज का दिया है। ठीक है? मुझे एक चीज तो समझ गई, मुझे रेट किसका दिया है, मुझे रेट दिया है रुपीज का। एंड अब मुझे देखना है मेरे हाथ में क्या है। ओनली कंपेयर इन हैंड करेंसी एंड रेट गिवन। ठीक है? अगर दोनों चीजें मैच हुई तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मैच नहीं हुई तो हम डिवाइड करेंगे। ठीक है? सबसे पहले हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है डॉलर एंड हमें रेट किसका दिया है? हमारे पास रेट है रुपीज का। क्लियर है सर? फर्स्ट केस में हमारे पास डॉलर है, हमारे पास रुपीज का रेट दिया है। ठीक है? तो फर्स्ट केस क्या हो गया? फर्स्ट केस हो गया दैट केस 1 वेन टू डिवाइड, वी वांट रुपीज। ठीक है? वी वांट पे छोड़ दो, वांट क्या चाहिए हमें वो देखो, हमारे पास क्या है वो देखो। वांट तो ऑब्वियसली अगर रेट दूसरी चीज का है तो हमें वही चाहिए रहेंगे ना। अगर हमें व्हाट वी से रुपीज और डॉलर के साथ कंपेयर करने, मेरे पास डॉलर है, मेरे मुझे चाहिए रुपीज, तो हम रुपीज और डॉलर को ही कंपेयर करेंगे ना, थोड़ी हम येन को बीच में लाएंगे। क्लियर है? क्रॉस रेट वाली कंसेप्ट बाद में आएंगे। ठीक है? अभी के लिए इतना याद रखो कि मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में डॉलर है। मुझे रेट किसका दिया है? मुझे रेट रुपीज का दिया है। तो डॉलर और रुपीज मैच हो गया क्या? नहीं मैच हो गया, तो ये हो जाएगा डिवाइड। क्लियर है सर? मेरे पास है डॉलर, मुझे रेट दिया है रुपीज का, डॉलर एंड रुपीज डू नॉट मैच, तो मैं करूंगा डिवाइड। क्लियर है सर? तो सबसे पहले क्या दिया है?
मेरे हाथ में है वी हैव डॉलर। कितने डॉलर है हमारे पास डॉलर है 7,500 डॉलर। मेरे पास क्या है? 7,500 डॉलर। एंड रेट क्या दिया है रुपीस का? रुपीस का रेट दिया है, क्या है? 0.025 डॉलर। मतलब क्या कि एक डॉलर कितने का है? एक रुपीस कितने का है? एक रुपीस है 0.025 डॉलर का। एक रुपीस कितना का है? एक रुपीस है 0.025 डॉलर। मतलब मैं अगर 0.025 डॉलर दूंगा तो मुझे एक रुपीस मिलेगा। ठीक है, अभी मेरे पास क्या है? मेरे पास है डॉलर, मुझे चाहिए रुपीस का। रेट किसका दिया है? रुपीस का। मेरे हाथ में है डॉलर, मुझे चाहिए रुपीस। रेट दिया है रुपीस का। मेरे हाथ में है डॉलर, रेट दिया है रुपीस का। डॉलर है, रुपीस का रेट दिया है, तो मैच नहीं हो रहा है, मुझे करना है डिवाइड। तो मैं क्या करूंगा? 7,500 डिवाइडेड बाय 0.025 डॉलर। 7,500 डिवाइडेड बाय 0.025 डॉलर, तो मुझे मिल जाएंगे 3 लाख रुपए। क्लियर है सर? यस। रेट किसका दिया है? रेट दिया है रुपीस का। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है डॉलर। डॉलर रुपीस डू नॉट मैच, इसलिए हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। डायरेक्टली रुपीस डिवाइड करेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर किसी को दिमाग लगाना ही है तो बहुत दिमाग लगाएगा इस तरीके से। सर डॉलर तो महंगा है, रुपीस तो सस्ता है। डॉलर तो महंगा है, रुपीस तो सस्ता है। क्लियर है सर? अगर डॉलर महंगा है तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे ज्यादा रुपए मिले? अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रुपीस मिलेंगे कम, बट मैं अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे रुपीस ज्यादा मिलेंगे। सो जिसको लॉजिकली समझना है ना, ये लॉजिक यूज करे कि ऑब्वियसली जिसको पता है, सबको पता है डॉलर रुपीस से महंगा है। तो मैं अगर 7,500 डॉलर दूंगा तो मुझे 7,500 डॉलर से ज्यादा ही रुपए मिलने चाहिए। कितने ज्यादा मिलने चाहिए वो रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। क्लियर है सर? बट ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? हमें क्या कंपेयर करना है? हमें कंपेयर करना है ओनली कंपेयर इन हैंड करेंसी। मेरे हाथ में कौन सी करेंसी है? अभी मेरे हाथ में अभी डॉलर है। एंड रेट किस चीज का दिया है? रेट दिया है रुपीस का। ठीक है, सो ये दोनों मैच नहीं हो रहे, इसलिए हमने किया दोनों को डिवाइड एंड मुझे मिल गए रुपीस। क्लियर है सर? यस। प्लीज इसको भी रिकॉल कर लो, या हर एक चीज को हलू हलू रिकॉल करो, तब जाके समझ आएगा। ठीक है, लाओ मैं पूरी स्क्रीन। यस। अगला एग्जांपल तो आप सबको समझ ही गया रहेगा। अगला सिंपल एग्जांपल में ले आ रहूंगा मैच करने का। ठीक है, मेरे रेट किस चीज का दिया है? रुपीस का। अबे चल, रुपीस। ठीक है, वी हैव रुपीज एंड वी वांट डॉलर। वांट क्या चाहिए? मुझे देखना ही नहीं। वी हैव रुपीज एंड द रेट इज ऑफ रुपीज। सो रुपीज रुपीज मैच, मल्टीप्लाई। मेरे पास कितने रुपए है? मेरे पास 3 लाख रुपए है। रेट क्या दिया है? 0.025 डॉलर का। मैच हो गया दोनों चीजें, मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा। एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई, एम फॉर मैच, एम फॉर मल्टीप्लाई। क्लियर है सर? ठीक है, दोनों एग्जाम्पल आपको अब साइड बाय साइड कंपेयर करके देखना है तो देखो। यस, यहाँ पे कुछ नोट्स दिया है। इन फ्यू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आईसीआई आईसीएमआई, मुझे मैंने पेश करता है यहाँ पे आईसीआई लिया। ये सीएमए एक्सक्लूसिव रिवीजन लेक्चर है, पहले ही बता रहा हूँ, सीएमए एक्सक्लूसिव रिवीजन लेक्चर है। क्लियर है सर? यस। गिव्स रॉन्ग कोड एंड देन और दे गिव आईएसओ कोड। मतलब क्या? एक तो वो रॉन्ग कोड देगा या फिर आईएसओ कोड देगा। मतलब क्या? हमें वो देखना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है यूएस डॉलर पर आईएनआर इज इक्वल टू ₹100। मतलब क्या? यहाँ पे हमने क्या देखा? अगर ये ऐसा रेट दिया है तो हम इसको कैसे करेंगे? डॉलर पर रुपीस इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या हुआ? रुपया 100 डॉलर का, रुपया 100 डॉलर का, रुपया 100 डॉलर का। अरे देखते ही समझ रहा है गलत है। इंटरप्रिटेड एज रुपीस डॉलर पर 100 बेसिस ऑफ यूएसए। नहीं, तो यहाँ पे इसको इंटरप्रेट हम करेंगे रुपीस पर डॉलर, ना कि रुपया पर डॉलर। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? अगर मैं नॉर्मली इसको इंटरप्रेट करूंगा तो यूएसडी डॉलर, आईएनआर रुपीस, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 रुपीज इज इक्वल टू $100। नहीं, ये गलत है। तो इसको हम इंटरप्रेट उल्टा करते हैं। जब ये आई, इसको जो ऐसे लिखे रहते हैं ना, इसको बोलते हैं आईएसओ कोड। तो जब आईएसओ कोड दिया रहता है ना, तो हमें उल्टा करना पड़ता है। हमें आईएनआर के जगह पे डॉलर लिखना पड़ता है, डॉलर के जगह पे आईएनआर। जो यूएस जो ऊपर दिया है उसको नीचे रखो, जो नीचे दिया है उसको ऊपर रखो। सो जो ऊपर है उसको मैं नीचे लेके गया,
और जो नीचे है मैं उसको ऊपर लेके आया, तो रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 100। इसका मतलब क्या, $1 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब ये आपको समझ रहा है बराबर, बेस क्या है, बेस है यूएसडी। और कभी कभी है ना ये सही भी दे देता है, क्या दे देता है, INR/USD इज इक्वल टू 100, इट इज इंटरप्रिटेड एज रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 100। ठीक है, कभी कभी ये सही भी देता है, कभी कभी ये गलत भी देता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। यस, सो ये छोटी छोटी क्वेश्चंस में जो मिस्टेक होती है उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया है। ठीक है, सो इस चीज के लिए एक चीज याद रखो जो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में आती है। क्लियर है, क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सी है, सबसे वीक करेंसी कौन सी है। सर इतने सारे देश है, किस किस को याद रखेंगे, एग्जाम में 4 ही आते हैं। कभी कभी यूरो आता है, बट वो भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है, याद आपको 4 रखने हैं। क्या याद रखना है, सबसे पहले रखना है येन, रुपीस, डॉलर, पाउंड। क्या, येन, रुपीस, डॉलर, पाउंड, येन, रुपीस, डॉलर, पाउंड। सबसे सस्ता, सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू येन की है, उससे ज्यादा वैल्यू आईएनआर की है, उससे ज्यादा वैल्यू यूएसडी के है, एंड उससे ज्यादा वैल्यू डॉलर पाउंड की है। मतलब क्या, सबसे महंगा कौन, सबसे महंगा है डॉलर, सबसे महंगा है डॉलर, सबसे महंगा है डॉलर। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना है, ये हो सकता है 100। उससे महंगा है मतलब उससे सस्ता है, मतलब डॉलर से सस्ता, तो ये पाउंड से सस्ता है डॉलर, मतलब यहाँ पे हो सकता है 95। फिर आता है रुपीज आईएनआर, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0.5। क्लियर है सर, यस। मतलब सबसे महंगा आता है पाउंड, फिर आता है डॉलर, फिर आता है रुपीज, फिर आता है येन। ठीक है, मतलब अगर आईएनआर के साथ हम कंपेयर करेंगे तो ये पाउंड और जीबीपी मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, मतलब पाउंड और डॉलर, ये ज्यादा आना चाहिए। मतलब क्या, 1 रुपए से ज्यादा आनी चाहिए इनकी वैल्यू, और इसकी आनी चाहिए 1 रुपए से कम। मतलब 1 रुपए में ज्यादा येन आने चाहिए और 1 रुपए में ज्यादा डॉलर आने चाहिए, या फिर 1 डॉलर में ज्यादा रुपए आने चाहिए, 1 पाउंड में ज्यादा रुपए आने चाहिए, 1 येन में कम रुपए आने चाहिए। क्लियर है सर। अब इसको पूरे के पूरे को अगर आपको देखना है तो देख लो, रिवाइज करना है तो करो, रिवाइज करोगे तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर है, बढ़े आगे। बिड रेट, बिड रेट मतलब क्या, बिड, बी फॉर बिड, बी फॉर बाय, बी फॉर बिड, बी फॉर बाय। बिड रेट, बिड रेट मतलब क्या, लॉजिकली आपको पता ही रहेगा, बिड बिड रेट मतलब बाय करने का रेट, बिड रेट मतलब बाय करने का रेट। कौन बाय करने का रेट, बैंक बाय करने का रेट। डीलर कौन है, बैंक है। बैंक कौन है, डीलर है। डीलर कौन है, बैंक है। डीलर कौन है, बैंक है। तो कौन डील कर रहा है, बैंक डील कर रहा है। तो बैंक बाय करेगा या फिर बैंक सेल करेगा, बैंक बाय करेगा या फिर बैंक सेल करेगा। डीलर कौन है, डीलर बैंक है। डीलर बैंक, डीलर बैंक, डीलर बैंक बाय करेगा तो बिड रेट, डीलर बैंक सेल करेगा तो आस्क रेट या फिर सेल रेट। मतलब क्या, मुझे एक बात बताओ कि एक बैंक है डीलर, डीलर बैंक, ये क्या करता है, ये फॉरेन करेंसी में ट्रेड करता है। मतलब क्या, ये लोगों को फॉरेन करेंसी बेचता है और लोगों से फॉरेन करेंसी खरीदता है। खरीदता कैसे है, थी, एक पर्सन है जो यूएसए जाने वाला है। ठीक है, बाय बाय। अरे ये बाय बाय नहीं, ये लोग कुछ तो गलत लग रहा है, बाय बाय। ये यूएसए जाने वाला है। ठीक है, ये यूएसए जाने वाला है, इसका मतलब क्या होगा, इसको रुपीस देके डॉलर लगेंगे। क्लियर है सर। एक और जन है जो यूएस से आ गया, ठीक है, यूएसए से आ गया, तो आ गया तो उसको हाय बोलेंगे, हाय हाय। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसके पास जब ये यूएस से आया तो कुछ डॉलर बचे, इसके पास कुछ डॉलर बचे, तो ये डॉलर से वापस से रुपीस चाहता है। क्यों, क्योंकि इंडिया में तो रुपीस चलता है। जो यूएसए जाने वाला है, यूएसए गोइंग, रिक्वायर्ड, ठीक है, ये क्या है, केम फ्रॉम। क्लियर है सर। इसका मतलब क्या, ये मैं अब नीचे लिखता हूं, डीलर बैंक को फॉरेन करेंसी सेल भी करनी है एंड फॉरेन करेंसी बाय भी करनी है। सेल करनी है मतलब क्या, फॉरेन करेंसी, क्यों, क्योंकि बैंक भी तो इंडिया में ही है।
ठीक है, हम इंडिया में, हम इंडिया के पास ही बैंक में जाएंगे, ठीक है, तो बैंक को भी फॉरेन करेंसी तो एक तो बाय करनी है या फिर सेल करनी है, तो बाय, तो बैंक को इन दोनों चीजों में ही प्रॉफिट करना है, तो ऑब्वियसली जब बैंक को कोई भी चीज सेल करनी है तो वो सेल करेंगी एट हाई, एंड बैंक को अगर कोई चीज खरीदनी है तो वो खरीदेगी एट लो, ठीक है, मतलब क्या, महंगे में बेचेगी, सस्ते में खरीदेगी, कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस रहेगी, अगर आपका भी दुकान है तो आप क्या करोगे, आप माल सस्ते में खरीदोगे और महंगे में बेचोगे, तो बैंक क्या कर रही है, माल सस्ते में खरीद रही है और महंगे में बेच रही है। क्लियर है सर? ठीक है। यूएसए जाने, यूएसए से जो आया है, आया है जो कर रहा है, उसको क्या चाहिए, रुपीस चाहिए, ठीक है, उसके पास क्या रहेगा, डॉलर है, तो बैंक क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी उससे बाय करेंगे, कैसे बाय करेंगे, सस्ते में कर देंगे, ठीक है। जो यूएस को जा रहा है बाय बाय, जिसको हम बाय बाय बोलने वाले थे, उसको क्या चाहिए, उसको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो बैंक उसको सेल करेगी, किसमें सेल करेगी, महंगे में सेल करेगी, मतलब क्या, ये जो है हाई एंड लो, इस दोनों का जो डिफरेंस है ये हो गया बैंक का प्रॉफिट, जिसको हमने पहले के चैप्टर में भी समझा था कि इसको हम बोलते हैं, जो दो बैंक के रेट ऑफ डिफरेंस, रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस था, वैसे भी यहाँ पे करेंसी के बाइंग और रेट में डिफरेंस है, इसको बोलते हैं स्प्रेड। क्लियर है सर? सो ये स्प्रेड हो गया बैंक का प्रॉफिट, ये क्या स्प्रेड हो गया, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को एक बार देख लो, आपको आगे का पूरा लॉजिक इजीली समझ आएगा। यस सर। नाउ लेट्स read it from the offer rate is the price at which dealer bank is willing to sell another currency। another currency मतलब क्या, कि डीलर बैंक अगर इंडिया का है तो ऑब्वियसली इसके लिए एक करेंसी हो गई इंडियन करेंसी, सो फर्स्ट करेंसी तो उसके लिए इंडियन करेंसी हो गई, राइट। अनदर करेंसी मतलब जो भी हमें चाहिए, कि येन चाहिए, डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, पाउंड चाहिए, ठीक। हायर रेट इज आस्क रेट, ठीक, हायर रेट इज आस्क रेट, हायर रेट मतलब क्या, ऑब्वियसली ये जो हमने पढ़ा वो, जिस कर जो रेट पे करेंसी सेल होगी वो होगी आस्क। क्लियर? अगर वन वे कोड दिया है, वन वे कोड मतलब क्या, कि बैंक ने कुछ नहीं बोला है, बैंक ने क्या बोला है, बैंक ने बोला है सिर्फ $1 इज इक्वल टू 70, मतलब क्या, बैंक खरीदेगा भी 70 पे और बैंक बेचेगा ही 70 पे, बैंक खरीदेगा भी 70 पे, बैंक बेचेगा भी 70 पे, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है। व्हेन टू वे कोड्स आर गिवन, टू वे कोड्स यही होता है हर बार, ठीक है। टू वे कोड्स मतलब क्या, 70-72, 70-72, 70-72, 70-72, 70-72, ऑब्वियसली अब मुझे बात बोलो कि बैंक 70 रुपीज पे सेल करेगा या 70 रुपीज पे बाय करेगा, बाय करेगा लो पे, मतलब क्या, 70 रुपीज पे बाय करेगा, तो ये हो गया बिड रेट, यानी हो गया। क्लियर है सर? ये किसका रेट हो गया, ये हो गया डॉलर, ठीक है। बैंक 70 रुपए में डॉलर बाय करेगा और बैंक 72 रुपीज पे डॉलर सेल करेगा, बैंक 70 रुपए पे डॉलर बाय करेगा, बैंक 70 रुपए पे 72 रुपीज पे डॉलर सेल करेगा। क्लियर है सर? और इन दोनों का जो डिफरेंस है 70 और 72, इस पे सेल करेगा, इस पे बाय करेगा, तो 2 रुपए का इनका स्प्रेड हो गया, स्प्रेड मतलब इसका हो गया प्रॉफिट। यस सर। अब आगे तक ध्यान देते रहोगे तो हम अभी तक जस्ट पेज नंबर 2 ही खत्म कर चुके हैं अपने फॉरेक्स का, ठीक है। ये मतलब 2.5 पेज ही हम लोगों ने अभी तक खत्म किया है। यस, हम लोग इतने ज्यादा डिटेल में चल रहे हैं। यस सर। So dealer bank buy currency at lower rate, bid rate 70, and dealer bank sell currency at ask rate 72 and keeps a margin of 2 rupees। ठीक है। सो अभी तक आपने इतना रिवाइज किया रहेगा, सो ये वाला पार्ट भी जो है वो रिवाइज कर लो। ठीक है, 1 मिनट टाइम। 1 मिनट मतलब आपको जितना टाइम चाहिए ले लो, 1 2 3 मैं ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। आपको जितना टाइम आप ले लो, आप रिवाइज ठीक से करो, मैं सिर्फ 1 मिनट 1 सेकंड के लिए उधर जाके, ताकि आपको फुल स्क्रीन दिखे। आपके पास नोट्स नहीं है तो आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और प्लीज लिखो यार, ये चैप्टर लिखे के बिना हो ही नहीं सकता सॉल्व, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ कोटेशन, ऑब्वियसली अगर तक, अगर तक आपको अब टेस्ट करना है, देखिए आपने एक्चुअल में ये चैप्टर पॉज करके रिवाइज किया है
जिन्होंने किया है ना, इसको इंटरप्रिटेशन बहुत इजी जाएगा, और जिसने नहीं किया है ना, उसके पास अभी भी टाइम है। अगर आपको ये इंटरप्रिटेशन नहीं जा रहा है ना, इधर ही पॉज करो, रिवाइज करो, वरना चैप्टर करना ही छोड़ दो। क्लियर है सर? सर आप इतना ऐसे कैसे बोल रहे हो छोड़ दो? क्योंकि कोई टाइम वेस्ट करके मतलब है नहीं आपका। ठीक है, 72.30/70, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सर 70 रुपए हो गया बिड रेट सस्ता है, और 72.30 हो गया आस्क रेट। नहीं सर, हमने तो रिवाइज किया, ऐसे ही आया। यस, बट जब भी देखो, जब भी ऐसा कोड होता है ना, आपका बराबर था कि जो सस्ता है वो बिड रेट और जो महंगा है वो आस्क रेट। बट जब भी ऐसा रहेगा ना, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पे कैसे करना रहता है, हम पे 72 हुआ हमारा फिक्स 72, और ये 0.30 या फिर 0.70, मतलब इसको हम लोग कैसे कोट करेंगे, 72.30, 72.30 हमारा बिड रेट, और 72.70। क्लियर है सर? इस तरह इसे बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ कोटेशन। 72.80/10 मतलब क्या? 72.80/72.10 ऐसा हो गया क्या? इसका मतलब नहीं। देखो मैंने क्या बोला था कि पहला रेट कौन सा होगा? पहला रेट होगा बिट रेट, दूसरा रेट होगा आस्क रेट। ऑब्वियस है, मतलब क्या कि ये रेट जो है, आस्क रेट जो है, वो बिड रेट से महंगा होना चाहिए। तो महंगा करने के लिए मुझे इसको 72.10 नहीं, 73.10 करना पड़ेगा। सो 72.80 मेरा बिड रेट, आस्क रेट मेरा हुआ 73.10। 1.3640/70। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितने डिजिट्स दिए? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे 2 डिजिट दिए। सो हमको भी यहाँ के 2 डिजिट में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो 1.7640 एंड 1.3670, 1.3640 एंड 1.3670। क्लियर है सर? 1.3640/10 इस केस में क्या हो जाएगा? सेम चीज आपको पता है, आगे का डेसिमल लेना पड़ेगा, 1.3640 एंड 1.3670। सो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉम्बिनेशन में ऑल टाइप्स ऑफ कवर्ड। हर टाइप का क्वेश्चन का एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। इसको रिकॉल करो या इसको देखो। क्लियर है सर? यस, देखना है आपको, जिसको देखना है देख लो, जिसको नहीं देखना है। लॉजिक बिहाइंड बिड रिस्क एंड बिड रेट एंड आस्क। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा बिड रेट क्या है, आस्क रेट क्या है। बिड रेट मतलब क्या? बैंक जिस रेट पे खरीदेगा। आस्क रेट मतलब क्या? जिस रेट पे बैंक बेचेगा। बिड रेट सस्ता होगा, आस्क रेट महंगा होगा। यस सर। अब याद से इसका लॉजिक क्या है? सो फ्लो ऑफ कोटेड बेस करेंसी फॉर डीलर बैंक मतलब क्या है इसका, कि अभी के लिए ना सिर्फ ये एक लाइन बोलो। ठीक है, फ्लो फॉर डीलर बैंक मतलब क्या? अभी तक हम क्या देख रहे थे? हमने ऊपर क्या देखा था? हमने क्या देखा था? हमने देखा था कंपेयर करो कि इन हैंड करेंसी क्या है और रेट क्या है। ये किसके लिए होगा? ऑब्वियसली करेंसी और रेट किसके लिए होगा? एक्सचेंज करने के लिए। तो ये हो गया हमारा कन्वर्जन, मतलब एक्सचेंज करने के लिए। मुझे करेंसी कन्वर्ट करनी है, मुझे करेंसी एक्सचेंज करनी है, मुझे करेंसी कन्वर्ट करनी है। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? बिड रेट और आस्क रेट किसके लिए यूज करेंगे? बैंक से कोई दूसरी करेंसी खरीदने के लिए या बेचने के लिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्या था? हम्म, यहाँ पे हम डायरेक्टली कन्वर्ट करके देख रहे थे कि हमें कितना करेंसी मिलेगा। हम लोग 100 रुपए देंगे तो हमें $1 मिलेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? हम अगर बैंक के पास गए, ठीक है, तो हमें कैसे रेट मिलेगा? तो इसके लिए लॉजिक बिहाइंड बिड रेट एंड आस्क रेट। बिड रेट मतलब क्या? जब हम बैंक से, बैंक हमको, हमसे कोई भी चीज जब बैंक खरीदेगा, तो जब बैंक विल बाय, तब। और आस्क रेट कब होता है? जब बैंक विल सेल। ठीक है,
सो इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए हमको ऑब्वियसली बैंक बाय कर रहा है और बैंक सेल कर रहा है, इसका मतलब हमें किसके एंगल से सोचना पड़ेगा, हमें यहाँ पे ऑब्वियसली सोचना है बैंक के एंगल से। किसके एंगल से सोचना है, बैंक के एंगल से हमको सोचना है, डीलर बैंक के एंगल से। एक ऐसी बैंक जो इसमें डील कर रहा है वो करेंसी का। तीसरी बैंक को किंग पार्टीज कौन से थे, कस्टमर, एक था डीलर बैंक और तीसरा था बैंक जो लोन के काम करता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हमें क्या देखना है, डीलर बैंक के एंगल से। मतलब क्या देखना है कि हमें फ्लो देखना है कि बैंक क्या कर रही है, फॉर बैंक मतलब बाय, बैंक बाय कर रही है या और बैंक सेल कर रही है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतने पे फोकस करो, फिर बताता हूं। ठीक है, बैंक क्या कर रही है, बैंक बाय कर रही है या फिर बैंक सेल कर रही है। बैंक बाय करती रहेगी तो बिड रेट, एंड बैंक सेल करती रहेगी तो क्लियर है यहां तक। क्या करना है, हमें लॉजिक देखना है। बिड रेट एंड आस्क रेट कब यूज करेंगे, बिड रेट कब यूज करेंगे जब बैंक बाय करती है, आस्क रेट कब यूज करेंगे जब बैंक सेल करती है। ठीक है, कोटेड बेस करेंसी क्या है, बेस करेंसी कौन सी होती है, जिसका रेट दिया रहता है वो होती है बेस करेंसी। ठीक है, अब अभी के लिए मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ इस पे ध्यान दो, फोकस फ्लो फॉर डीलर बैंक। ठीक है, बैंक का फ्लो देखो। ठीक है कि बैंक बाय कर रही है क्या और या बैंक सेल कर रही है क्या। अगर बाय कर रही है तो बिड रेट, बैंक सेल कर रही है तो आस्क रेट। क्लियर है सर। टू पार्टीज इन ऑल ट्रांजेक्शन, ऑब्वियसली दो पार्टी के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, एक कस्टमर होगा और दूसरा होगा डीलर बैंक। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था बेसिक दो पार्टीज तो होगी, फर्स्ट कस्टमर, दूसरा डीलर बैंक। अगर लोन ट्रांजेक्शन रहेगी तो बैंक। ठीक है, कस्टमर और डीलर बैंक दो बेसिक पार्टीज तो रहेगी। रूल नंबर 1 क्या है, ऑलवेज बाय रेट एंड सेल रेट डीलर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली हमने क्या पढ़ा था, बिड रेट किसका है, बैंक का बाय करने का रेट, एंड सेल रेट किसका है, आस्क रेट, बैंक का सेल करने का रेट। सो ऑब्वियसली हम ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, डीलर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। क्लियर है सर। सो ये रूल नंबर 1 तक, और यहां तक तो हम पूरी तरीके से क्लियर है। यस, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर, इन एनी ट्रांजेक्शन फोकस ऑन बेस करेंसी। बेस करेंसी क्या, जिसका रेट दिया है वो। सर ये इसका मतलब क्या, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया रहेगा या फिर रिवाइज किया रहेगा तो आपको समझ गया रहेगा, ये डॉलर, रेट इज ऑफ डॉलर, तो बेस करेंसी क्या हो गई, डॉलर। रेट इज ऑफ रुपीज, रेट इज रेट गिवन। ठीक है, रेट इज ऑफ रुपीज, तो बेस करेंसी कौन सी हो गई, रुपीज। मैंने यहाँ पे लिखा भी था बेस करेंसी। क्लियर है, जो नीचे की करेंसी है वो, जिसका रेट दिया गया है। सो इसका मतलब क्या, फ्लो ऑफ कोटेड बेस करेंसी, मतलब बेस करेंसी क्या हो रही है, जिसका बेस करेंसी है वो क्या कर रहा है बैंक के लिए। जो कोटेड बेस करेंसी है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे से डॉलर पर रुपी है, तो ये रुपी बैंक बाय कर रही है, रुपी बैंक सेल कर रही है, हमें ये देखना है। क्लियर है सर। यस। व्हाट इज बैंक डूइंग विद द बेस करेंसी, हमें सिर्फ इतना ही देखना है कि बैंक क्या कर रही है बेस करेंसी के साथ। व्हेन डीलर बैंक इज बाइंग बेस करेंसी, तो बाय कर रही है तो कौन सा रेट लगाएगा, बिड रेट। सेल कर रही है तो क्या रेट लगाएगा, आस्क रेट या ऑफर रेट। आस्क रेट, ऑफर रेट, सेल रेट, जो भी क्वेश्चन में बोला रहेगा वो। क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं, इंडियन बैंक कोटेड रुपीज पर डॉलर, रुपीज पर डॉलर। डॉलर क्या हो गई, ये हो गई फॉरेन करेंसी। ठीक है, इंडियन बैंक है ना, सो इंडियन बैंक के लिए, इंडियन बैंक के लिए होम करेंसी क्या हो गई, होम करेंसी हो गई रुपीज, और फॉरेन करेंसी क्या हो गई, फॉरेन करेंसी हो गई। क्लियर है सर। सो इंडियन बैंक कोटेड रुपीज पर डॉलर, तो यहाँ पे डॉलर, तो हमें ये देखना है डॉलर, डॉलर मतलब क्या हो गई, यहाँ पे फॉरेन करेंसी जो है इसका फ्लो क्या है। ठीक है, सो डीलर फॉरेन करेंसी ले रहा है एंड डीलर फॉरेन करेंसी दे रहा है। मतलब क्या, जब बाइंग बेस करेंसी, बाय कर रहा है मतलब क्या, कि बाय कर रहा है मतलब डीलर फॉरेन करेंसी ले रहा है तो वो लगाएगा बिड रेट, और डीलर बेस करेंसी, बेस करेंसी क्या है, फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, तो जब वो उसको सेल कर रहा है, आस्क रेट कर रहा है, तो जब डीलर फॉरेन करेंसी दे रहा है, दे रहा है और ले रहा है, ले रहा है मतलब बाय कर रहा है और दे रहा है मतलब सेल कर रहा है। हिंदी में एग्जांपल दिया है। क्लियर है। इसका ना एक सिंपल आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो कभी भी। ठीक है, क्या डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, सबसे पहला एग्जांपल क्या है कि डीलर क्या कर रहा है, डीलर फॉरेन करेंसी ले रहा है, मतलब क्या कि ये कस्टमर है और ये बैंक है। ठीक है,
तो बैंक क्या कर रहा है कि ये देखो यहाँ पे डीलर फॉरेन करेंसी दे रहा है मतलब कि कस्टमर को ये फॉरेन करेंसी देगा। फॉरेन करेंसी तो कौन सा रेट लगाएगा? सेल रेट। और होम करेंसी ऑब्वियसली खरीदेगा। ठीक है, एंड होम करेंसी हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है कि कोड किसका क्या है। यहाँ पे कोड क्या है? कोड फॉरेन करेंसी का। और यहाँ पे क्या है? ये वाले एग्जांपल में डीलर फॉरेन करेंसी ले रहा है मतलब क्या? बैंक ये फॉरेन करेंसी ले रहा है तो बिट रेट। क्लियर है सर? क्योंकि रेट था डॉलर का। ठीक है, इसको एक और बार क्लियर करके मैं वापस से आपको सेम एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि आपकी डबल रिवीजन हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉरेन करेंसी नहीं यूज करूंगा, अब मैं यहाँ पे बेस करेंसी यूज करूंगा। क्लियर है सर? सो हमारा बेस करेंसी क्या है? डॉलर। सो बैंक क्या कर रहा है फर्स्ट केस में? बैंक अगर बैंक ये डॉलर बेस करेंसी जो है वो अगर दे रहा है, बैंक बेस करेंसी दे रहा है मतलब सेल रेट। बैंक बेस करेंसी दे रहा है, आस्क रेट, ऑफर रेट, सेल रेट। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है? बैंक बेस करेंसी ले रहा है, बाय कर रहा है। ठीक है, फॉरेन करेंसी। तो ये हो गया बिट रेट, ले रहा है, बाय। क्लियर है सर? ऑलवेज ड्रॉ सो दैट आंसर विल नॉट गो रॉन्ग। एग्जाम में ड्रॉ करो ताकि आपका आंसर जो है वो कभी गलत। ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके मैंने इधर ही कोट किया है, सो इसको आपको रिवाइज करना है तुरंत। ठीक है, यस सर। अगला टॉपिक आता है एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। आपको रिवाइज करना है अभी मेरे साथ कि आपने अभी तक क्या क्या किया। सब कुछ क्लीन करेंगे फिर रिवाइज। सबसे पहले हमने क्या देखा कि दो पार्टीज है। फॉरेन करेंसी किसके लिए एप्लीकेबल है? एक तो इंपोर्टर हो या फिर एक्सपोर्टर हो, जिसके लिए फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से मैटर करता है, जिसकी हमको रिस्क मैनेज करनी है। ठीक है, एक कस्टमर, डीलर बैंक और बैंक। कस्टमर मतलब क्या? जिसका एक्सपोजर है इन फॉरेन करेंसी। डीलर बैंक मतलब क्या? जो डील कर रहा है इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, और बैंक मतलब जो लोन देता है। ठीक है, सबसे पहले आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मतलब क्या? जिस रेट पे हम करेंसी फॉरेन करेंसी के साथ कन्वर्ट करेंगे, मतलब दो करेंसी को हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वन करेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। वन जैकेट इज इक्वल टू ₹100। ठीक है, सिमिलरली $1 इज इक्वल टू ₹100। वन करेंसी क्या है? वन करेंसी डॉलर। वन करेंसी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, तो ये वन करेंसी मतलब वन वाला वन नहीं, वन करेंसी मतलब $1 ऐसा नहीं, एक करेंसी जिसको हम दूसरे करेंसी में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, रुपीज टू बाय वन जैकेट से कितने देते हैं? रुपीज टू बाय $1। एंड इसको जो नीचे देता है वो हमारा होता है रेट, या फिर इसको बोलते हैं बेस करेंसी। क्लियर है सर? ठीक है, डायरेक्ट कोड, इनडायरेक्ट कोड, ये क्या मैंने आपको बोला था, ये सेम चीज जो ऊपर बोला है वो। और मतलब जो, ठीक है, quote for an Indian will be an indirect quote for an Indian. I want to buy $1 and rate of dollar is given. It is a direct quote. ठीक है, और ये उसका ऑपोजिट हो गया इनडायरेक्ट quote। तो मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था ये क्वेश्चंस में ज्यादा काम आएगा नहीं, इसलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान देंगे नहीं, बट फिर भी मैंने आपको बहुत अच्छी से इसको पहले ही एक्सप्लेन करना था। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट कोट को इनडायरेक्ट कोट में कन्वर्ट करना रहेगा, तो किसी को भी डिवाइड बाय वन करना है। ठीक है, तो यहाँ से अपना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, जो है कन्वर्जन ऑफ करेंसी। मतलब मैं करेंसी को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रुपीज को डॉलर में, डॉलर से यन में, रुपीज में, एक्सेट्रा। ठीक है, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, फिर भी थोड़ा सा मैनेज करो। सबसे पहले हमें देखना है कि नीचे क्या है। कभी भी अगर कुछ देखना है तो सबसे पहले नीचे देखो, नीचे देखो कि दिया क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना है नीचे क्या है। नीचे क्या दिया है? डॉलर है, तो बेस करेंसी क्या है? डॉलर है। तो ठीक है, हमको अब क्या देखना है? हमको कन्वर्ट करने के लिए देखना है कि मेरे हाथ में क्या है, रेट क्या दिया, हाथ में क्या है, रेट क्या दिया, हाथ में क्या है, रेट क्या दिया, हाथ में क्या है, रेट क्या दिया। मेरे हाथ में क्या है? ठीक है, मेरे हाथ में डॉलर है, रेट क्या दिया है? रेट दिया है डॉलर का, एम फॉर मैच, एक फॉर मल्टी। मेरे हाथ में क्या है? रुपीस है, रेट किसका दिया है? डॉलर का, डू नॉट मैच, डिवाइड कर। ठीक है, इसका सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया था, तो वो आपने सॉल्व कर लिया रहेगा। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग आता है पाउंड, फिर आता है डॉलर, फिर आता है रुपीस, फिर आता है ये। ठीक है, बिड रेट एंड आस्क रेट। ऑब्वियसली बिड रेट मतलब क्या? सस्ता रेट जिस पे बैंक खरीदेगी, और आस्क रेट मतलब क्या? महंगा रेट जिस पे बैंक बेचेगी। क्लियर है सर? यस, टू वे कोट होता नहीं है। 70-70 मतलब बाय भी 70 पे, सेल भी 70 पे, ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे क्या है? 70-72, 70-72, 70 पे बैंक बाय करेगी और
72 पे बैंक सेल करेगी और इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो बैंक का स्प्रेड हो गया, डीलर मार्जिन या फिर डीलर प्रॉफिट। क्लियर है सर? ये इंटरप्रिटेशन ऑफ कोट्स मैंने आपको बताया, आगे का वाला कम रहेगा और दूसरे वाला वैल्यूएबल रहेगा। तो इसको कैसे करना है, 0.30 रहेगा तो इसको हम पॉइंट 72.70 करेंगे। इस केस में लास्ट के दो दो डिजिट चेंज करेंगे और आगे का एक डिजिट बढ़ा देंगे तो 710 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हमने देखा था कि फ्लो क्या होना चाहिए, कि हमको देखना है बेस करेंसी क्या कर रही है बैंक, बेस करेंसी बैंक क्या कर रही है। यहाँ पे क्या था हमारी बेस करेंसी, यहाँ पे हमारी बेस थी डॉलर। सो बैंक ने क्या किया, फॉरेन करेंसी, तो ये बैंक के इंडियन बैंक के लिए तो ये फॉरेन करेंसी होगी। तो फॉरेन करेंसी बैंक दे रही है तो देगी कितने पे, महंगे पे देगी, और ले रही है, लेगी कितने पे, बैंक लेगी सस्ते पे। क्लियर है सर? ये था रिवीजन के अंदर का भी एक रिवीजन। क्लियर है? एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मतलब क्या, नाम से ही समझ रहे हैं। एप्रिसिएट मतलब क्या होना, एप्रिसिएट होना मतलब वैल्यू बढ़ना, डिप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिरना, और डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी क्या है मैं आपको बताता हूँ, बट इसके लिए अभी के लिए जरा सा इसको मत देखो। एप्रिसिएशन मतलब क्या, करेंसी वैल्यू होना। ठीक है, मतलब क्या, पहले मैं 1 रुपए में 10 मैंगो खरीद सकता था, अब मैं 1 रुपए में 20 मैंगो खरीद सकता हूँ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब मैंगो सस्ते हो गए या फिर रुपीस की वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब क्या, मैंगो सस्ते हो गए या फिर रुपीस की वैल्यू बढ़ गई। तो a currency is said to be appreciated if it is able to purchase more of another currency against it appreciation। अगर ऐसे समझो, एक करेंसी है मैंगो, एक करेंसी है रुपीस, तो पहले मैं 1 रुपए में 10 मैंगो खरीद सकता था, अब मैं 1 रुपए में 20 मैंगो खरीद सकता हूँ। मतलब क्या हो गया, मैं मोर यूनिट ऑफ मैंगो करेंसी खरीद सकता हूँ। तो सेम चीज, अगर मैं पहले 1 रुपए में ज्यादा डॉलर खरीद सकता था, अब मैं कम डॉलर खरीद सकता हूँ, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई। क्लियर है सर? हर एक चीज टर्मिनोलॉजी के साथ नहीं पढ़ने, हर एक हमें लॉजिक भी खुद का यूज करना है। क्लियर है? तो सेम चीज डिप्रिसिएशन में क्या होगा, इट इज डिप्रिसिएटेड व्हेन यू आर एबल टू लेस परचेस लेस ऑफ अदर करेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी मतलब क्या, व्हेन डन पर्पसली बाय गवर्नमेंट। मतलब क्या, देखो क्या होता है ना, कि जब भी ऐसा होता है कि आपको एक पता है क्या, कि कभी भी एक रूल होता है कि बोलते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए और हमारा इंपोर्ट जो है वो कम। क्लियर है सर? यस। सो इस केस में क्या होता है ना, जब हमारी करेंसी महंगी रहेगी तो क्या होता है ना, कि लोग बाहर के देश वाले हमारे इससे खरीदते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनको महंगे में मिलेगा। बट अगर हमारी करेंसी सस्ती है तो बाहर के लोग ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब वो बाहर के लोगों को सस्ते में गिरेगा, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम है। इसलिए डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी किया जाता है। देखो ये बुक में कंसेप्ट है नहीं, और ये रेगुलर क्लास में हम बहुत इस पे डिस्कशन करते हैं, बट अभी इसको ज्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करूंगा, 1-2 मिनट में ये आपको क्विकली बता रहा हूँ। तो इसका मतलब है, जब हमें लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए और इंपोर्ट कम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली देखो जब हमारे करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल से डॉलर महंगा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के पहले सोचेंगे, क्योंकि पहले हमें जिस चीज के लिए 100 रुपए देने पड़ते थे, अब हमें वो चीज के लिए 110 रुपए देने पड़ते, तो इसलिए हम सोचेंगे। तो ये गवर्नमेंट जानबूझ के डिवैल्यूएशन करती है ताकि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाए और इंपोर्ट जो है कम हो जाए। और एक्सपोर्ट कैसे कम होगा, ऑब्वियसली पहले के लिए उनको वहां पे हमारी करेंसी में 100 रुपए देने पड़ते थे, अब उनको 90 रुपए देने पड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब उनको सेम 100 रुपए की चीज 90 रुपए में पड़ रही है। तो वो लोग है ना, अब अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट मतलब अपने यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब अपने यहाँ से लोग इंपोर्ट करेंगे, अपने यहाँ से लोग खरीदेंगे, तो वो लोग हमारे यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, मतलब हम लोग उनको एक्सपोर्ट करेंगे। यस। तो ये था डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। इस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह है नहीं, बट एज अ फाइनल स्टूडेंट यार आपको कुछ बेसिक्स जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर एमसीक्यू में आ भी गया तो यू नेवर नो। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, $0.20 इज इक्वल टू 1 yen। ठीक है, येन अप्रिसिएटेड बाय 10%, मतलब $0.20 प्लस 10% इज इक्वल टू 1 yen। नाउ वी रिक्वायर $0.22 टू वन yen। मतलब क्या, पहले हम लोगों को $0.2 देने पड़ते थे ताकि हम एक येन खरीद पाए। ठीक है, अब हमको $0.22 देने पड़ रहे ताकि हम एक येन खरीद पाए। मतलब क्या, येन जो है वो महंगा हो गया, येन हो गया एप्रिसिएट। एग्जाम्पल सर है, समझा सर? ये वाले पार्ट में क्या रिवीजन करने के ज्यादा पॉइंट है नहीं, तो इसको मैं
नहीं कर रहा हूँ, जिसको करना है तो यहीं से कर ले। क्लियर है? यहीं से देखो, पॉज करो, हो जाएगा। ये सब सेम चीज का मैंने एक ड्राइंग बनाया था। ये था डिमांड, एक था सप्लाई। देख ही लो फुल स्क्रीन में। तब तक मैं चार्जिंग करूंगा। लग गया। सो इसका भी पैटर्न है। एक है डिमांड, डिमांड सप्लाई। सो ऑब्वियसली जब मेरा डिमांड और सप्लाई चेंज होगा तो मेरा वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा। बट ये अभी मेरे को रिवीजन लेक्चर में रिवाइज करने के लिए इतना टाइम है नहीं, ना कि आपके एग्जाम में आपको ऐसा कुछ पूछने को है। क्लियर है सर? जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है ना, बहुत वो चीज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल ले रहा हूँ, ठीक है? एंड आपको भी वो समझ गया रहेगा। एंड प्लीज यहाँ तक अगर देखा है ना, तो प्लीज नीचे कमेंट कर दो, आपकी मर्जी होगी। जेन्युइनली आपका एक दो कमेंट भी है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज्यादा अच्छा फीलिंग होता है, ठीक है? फॉरेक्स जैसा चैप्टर अगर आपको समझ रहा है और इतने आसानी से समझ रहा है ना, वो भी रिवीजन लेक्चर के थ्रू, तो वो जेन्युइनली उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है? पढ़ाने के लिए पढ़ाना बहुत अलग होता है, और पूरी तरीके से सिंप्लीफाई करके पढ़ाना बहुत डिफरेंट चीज। क्लियर है सर? यस। एक और एग्जाम्पल आ गया, ठीक है? मतलब इट्स लाइक कंसेप्ट खत्म होती नहीं, एग्जाम्पल आता है और ज्यादा से हम अच्छे से समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। रेट ऑफ डॉलर दिया है, रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 80। क्या दिया है? बेस करेंसी क्या है? देखो मैं बार बार बेस करेंसी एंड ये सब कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही ज्यादा वो चीजों से आप फेमिलियर हो जाए। बेस करेंसी क्या दिया है? डॉलर, ठीक है? मतलब क्या? 80। डॉलर अप्रिशिएट बाय 10%, मतलब इसमें 80 का वो हो गया 88 का। एंड डॉलर डिप्रिशिएट बाय 10%, मतलब 0.90, तो एक का हो गया 72, ठीक है? रेट, रेट ऑफ डॉलर, ठीक है? अब रेट ऑफ डॉलर दिया है यहाँ पे भी। रूपी एप्रिसिएटेड बाय 10%, मतलब क्या? अगर रूपी एप्रिसिएट हुआ है, मतलब क्या कि ये क्या है? रूपी एप्रिसिएट हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर डिप्रिसिएट हो गया। मतलब एक करेंसी जब एप्रिसिएट होती है, दूसरी करेंसी डिप्रिसिएट होती है, दूसरी करेंसी एप्रिसिएट होती है, तो पहली करेंसी डिप्रिसिएट होती है। तो ऑब्वियसली, बट वी हैव डॉलर, सो रेट ऑफ रुपीज इज अप, सो डॉलर इज डाउन। रेट ऑफ रुपीज अप, डॉलर इज डाउन। एक करेंसी अप्रिशिएट हो रही है तो दूसरी करेंसी ऑब्वियसली डिप्रिशिएट होगी। सो यहाँ पे सेम चीज, डॉलर 10% हम कम करेंगे, रुपीज डिप्रिशिएटेड बाय 10%, बट वी हैव डॉलर, रुपी गिरा तो डॉलर अपना। क्लियर है सर? जब एक करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो दूसरी करेंसी अप्रिशिएट होती है। सो हमें जो रेट दिया है वही करेंसी अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट हो रही है तो डायरेक्ट करो, एंड अगर दूसरी करेंसी हो रही है तो अपोजिट करो। क्लियर है सर? देखो डायरेक्ट कोट क्या है, स्पॉट रेट क्या है? 75। फॉरवर्ड रेट क्या है? 78। मतलब क्या पहले रेट था 75, अब रेट चल रहा है 78, मतलब क्या फॉरवर्ड महंगा है स्पॉट से। ये हो गया डॉलर अप्रिसिएट और रुपये हो गया डिप्रिसिएट। क्लियर है सर? अभी 78 का भाव चल रहा है, डॉलर का भाव चल रहा है 78, अभी डॉलर का भाव चल रहा है 75। मतलब क्या स्पॉट सस्ता है, महंगा फ्यूचर सस्ता है। स्पॉट महंगा है, फ्यूचर सस्ता है, तो हो गया डिप्रिसिएट, रुपये हो गया अप्रिसिएट। क्लियर है सर? थोड़ा क्विकली हो गया तो वापस से बताओ। डॉलर इज ट्रेडिंग एट 75 रुपीज करंटली। फ्यूचर में डॉलर विल बी ट्रेड एट 78 रुपीज। फ्यूचर में मतलब क्या? फ्यूचर में प्राइस ज्यादा है, स्पॉट में प्राइस कम है। इसका मतलब क्या? डॉलर जो है अप्रिसिएट हो रहा है। ऑब्वियसली जब डॉलर अप्रिसिएट हो रहा है तो इसके साथ वाली करेंसी क्या हो रही है? डिप्रिसिएट। क्लियर है सर? अब भी डॉलर मिल रहा है 78 के रेट पे, आगे जाके वो मिलेगा 75 के रेट के। इसका मतलब क्या? डिप्रिसिएट हो रहा है डॉलर, स्पॉट प्राइस इज जस्ट मोर देन फ्यूचर प्राइस, और रुपी जो हो गया डिप्रिसिएट। ठीक है? सेम चीज फॉर इनडायरेक्ट कोड, 0.1003, 0.133 और 0.128, मतलब क्या? स्पॉट इज ग्रेटर देन फ्यूचर, अप्रिसिएट डॉलर, डिप्रिसिएट रुपी। सेम चीज जो है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। यस सर? इसको रिकॉल करने की कोई जरूरत मेरे को नहीं लगता आपको रहेगी। रहेगी तो भी एक सेकंड देख लो। 1 2 3 को क्रॉस रेट, इसको मार्क करो, सुपर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है?
इम्पोर्टेंट इंटू 1 करोड़, इम्पोर्टेंट इंटू 1 CR, जो आपको करना है करो। ठीक है, एक बार इसको देख लो। देखने के बाद आपको अब बोलोगे सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब आप बोलोगे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो और अच्छे से ध्यान से देख लो। ठीक है, चलो सर लेट्स स्टार्ट। क्रॉस रेट। क्रॉस रेट मतलब क्या होता है कि कभी कभी ना हमको जो करेंसी चाहिए वो हमको डायरेक्टली मिलती नहीं है। ठीक है, जो चीज आपको चाहिए वो मिले या इसकी जरूरत नहीं है सर। इमोशनल लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या कि आपको एक पर्टिकुलर करेंसी चाहिए बट वो करेंसी डायरेक्टली कोटेड नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वाया वाया जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल से चार्जिंग नहीं हो रहा है ब्राइटनेस से तो क्यों क्या फॉर एग्जांपल से आपको जाना है मुंबई से। ठीक है, सो बट है ना, आपको मुंबई से पेरिस जाने की डायरेक्ट फ्लाइट है नहीं। आपको सबसे पहले जाना पड़ता है मुंबई से यूएसए, और फिर यूएसए से जाना पड़ता है पेरिस। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, यूएसए कहाँ पेरिस कहाँ, आप कंसेप्ट समझो। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सबसे पहले ना एक बीच में स्टॉप लेना पड़ता है, फिर आप जा सकते हो पेरिस। ठीक है, सो सेम चीज है कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए, आपके पास है रुपीज, आपको चाहिए येन, जापानीज येन। बट रुपीज के साथ येन कोट नहीं है, बट रुपीज के साथ डॉलर कोट है। सो आपको पहले क्या करना पड़ता है, आपको रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आपको डॉलर को येन में कन्वर्ट करना पड़ता है। समझा सर? ये तभी समझा रहेगा जब आपने रिवाइज किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब डायरेक्टली आपको कोई करेंसी चाहिए वो कोटेड है नहीं, तो आपको इनडायरेक्टली उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्रॉस रेट। ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल से मेरे पास है रुपीस, मुझे चाहिए येन। ठीक है, बट इंडिया में कहीं भी कोई भी बैंक ने येन को डायरेक्टली कोट नहीं किया। वो क्या बोलते हैं कि हम लोग है ना आपको डॉलर दे सकते हैं, और बैंक दूसरा क्या बोलते हैं, हाँ हमारा डॉलर और येन कोटेड है, मतलब हम लोग डॉलर के बदले कितना येन देंगे वो हमको बता सकते हैं। मतलब कि आपको पहले डॉलर लेना पड़ेगा फिर येन लेना पड़ेगा। सो इसको बोलते हैं क्रॉस रेट। ऐसा डायरेक्टली जाने के बदले आपको ऐसा क्रॉस लेके जाना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्टली जाने के बदले आपको ऐसे डायरेक्टली जाने के बदले आपको ऐसा क्रॉस लेके जाना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेट। ठीक है, सो क्रॉस रेट विथ आउट बिड एंड आस्क मतलब क्या, बैंक ने बिड एंड आस्क कोई भी कोट नहीं किया, बैंक ने सिंगल रेट कोट किया है, तो क्या होगा। ठीक है, बैंक ने कोट किया है कि INR पर यूएसडी इज इक्वल टू 41.7। फिर उन्होंने बोला है जापानीज येन पर यूएसडी इज इक्वल टू 129.75, और हमको चाहिए रुपीस पर INR। ठीक है, रुपीस पर येन। ठीक है, सो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए INR प्लस डिवाइडेड बाय जेपीवाई, मतलब रुपीस पर येन। हमको क्या चाहिए, रुपीस पर येन। ठीक है, INR प्लस जेपीवाई, रुपीस पर येन। तो आपको यहाँ पे सिंपल देखना है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रुपीस पर येन। मतलब क्या है, ऊपर क्या है आपका, आपका ऊपर है रुपीस और आपके नीचे क्या है, आपके नीचे है येन। ठीक है, आपको सेम लॉजिक देखना है कि ऊपर, मुझे जो ऊपर चाहिए क्या वो ऊपर है, मैच मल्टीप्लाई। मुझे जो ऊपर चाहिए वो मैं ऊपर है, ऊपर नहीं है तो डू नॉट मैच डिवाइड। क्या, मैच मल्टीप्लाई डू नॉट मैच डिवाइड, ये क्या है, ये मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ, फिर वापस से कंसेप्ट एग्जांपल कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर वापस से एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है, सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए रुपीस ऊपर। ठीक है, सो मुझे क्या चाहिए, रुपीस ऊपर चाहिए। क्या रुपीस ऊपर है इस केस में, यस ऊपर है। INR पर यूएसडी, तो ये क्या हो गया, रुपीस रुपीस मैच हो गया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे येन चाहिए। क्या येन ऊपर है, मुझे येन नीचे चाहिए। क्या येन नीचे है, नहीं येन तो ऊपर है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे येन डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो मुझे जो ऊपर चाहिए, इस पहले क्या चाहिए मुझे, INR प्लस यूएसडी। INR इज अप। ठीक है, वी रिक्वायर अप, सो मैच इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। JPY is up, we require down, so do not match,
डिवाइडर, ठीक है। सेम चीज सेम कंसेप्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो अब भी से डिफिकल्ट कंसेप्ट आना स्टार्ट हो गए हैं एंड ये तभी करना पॉसिबल है जब अभी तक अपने लेक्चर को रिवाइज किया हुआ है। बट ये डिफिकल्ट मतलब ये डिफिकल्ट वो वाले कंसेप्ट नहीं है जो मैंने आपको बोला था, तो ये वाले वो इजी वाले कंसेप्ट है जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। डिफिकल्ट वाले कंसेप्ट जो लास्ट के 3 कंसेप्ट है ना सिर्फ वही है, इसीलिए ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये आपको छोड़ना नहीं है। क्लियर है सर? ये वही कंसेप्ट है जो ऊपर के बेसिक लॉजिक के साथ लिंक्ड है, ठीक है। सो सिंपल क्या हुआ, मुझे क्या चाहिए, एक बार इसको रब करते रहे और वापस से देखते, ठीक है। ये ना पूरा इसका डेरिवेशन है कि ऊपर नीचे लॉजिक बिजिक, ये अभी के लिए साइड में रखो, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली इसका लॉजिक बता रहा हूँ। मुझे चाहिए आयनर ऊपर और मुझे चाहिए जापानीज येन नीचे, ठीक है। सो पहले एग्जांपल में देखते हैं, पहले इसमें क्या आयनर ऊपर है, यस, तो मैं डायरेक्टली इसको लूंगा, ठीक है। तो मुझे ये ऊपर है तो मैं इसको डायरेक्टली लूंगा। फिर मुझे नेक्स्ट में क्या चाहिए, मुझे चाहिए जेपीवाई नीचे, क्या जेपीवाई नीचे है, नहीं है इसको, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डू नॉट मैच, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, डू नॉट मैच। सो इसको मैं 1 से डिवाइड करूंगा, तो ये इसको मैंने 1 से डिवाइड किया और ये जो मेरा मैच हो गया था इसको मैंने डायरेक्टली लिया। सो मुझे आंसर मिल गया रुपीस पर येन। क्लियर है सर? यस। अगर आपको इसका डेरिवेशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, आईएनआर प्लस पर जेपीवाई, सो ऊपर इंडिया डिवाइडेड बाय यूएसडी, जेपीवाई बाय यूएसडी, फिर ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऊपर जाएगा यूएसडी, नीचे आएगा ये सब आपको टाइम पास छोड़ दो। एग्जाम को 1 महीना भी बाकी नहीं है, अब ये हमको डेरिवेटिव देखना नहीं है, ये डेरिवेटिव हमने क्लास में देखा होगा। क्लियर है सर? हमको सिंपल लॉजिक क्या लगाना है, मुझे जो चाहिए वो ऊपर है क्या, है तो मैच मल्टीप्लाई, जो नीचे चाहिए वो नीचे है क्या, मैच मल्टीप्लाई, जो ऊपर नहीं है नीचे है तो डू नॉट मैच, डिवाइड किससे करेंगे, 1 से हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है सर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, फिर वापस से कंसेप्ट पे आएंगे और आपका हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। क्या एग्जांपल है, रुपीस पर डॉलर इज इक्वल टू 60, ठीक है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, रुपीस पर डॉलर इज इक्वल टू 60, ठीक है। डॉलर पर यूरो इज इक्वल टू 1.25, यूरो पर पाउंड इज इक्वल टू 1.40, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यूपीस पर पाउंड, ठीक है। मतलब हमें किस क्या चाहिए, हमें चाहिए रुपीस, तो हम स्टार्ट किससे करेंगे, हमें जिससे चाहिए, हमें जो चीज चाहिए हम उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे दिखाओ यहाँ पे कि ये नीचे का पार्ट हम छोड़ देते, ठीक है। सबसे मुझे पहले याद दिखाओ कि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रुपीस ऊपर, तो रुपीस कहाँ पे है, यहाँ पे है रुपीस, क्या रुपीस ऊपर है, यस, तो हम इसको डायरेक्टली लेंगे 60, ठीक है। फिर ये रुपीस से क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये रुपीस से कन्वर्ट हो जाएगा डॉलर में, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डॉलर नीचे है, तो हमको डॉलर से इसको डॉलर्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हमको क्या चाहिए रहेगा, फिर डॉलर ऊपर चाहिए, ठीक है। सो ये क्या ऊपर है, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर है, सो ये हम लोग सेम ले लेंगे। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरो में। सो यूरो कहाँ पे है, यूरो यहाँ पे है, ठीक है। सो ये भी ऊपर है तो ये भी मैच, ठीक है। सो डायरेक्टली क्या हो गया, सब चीजें मैच हो गई। सो हमने इसको सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। सो ऑब्वियसली रुपीस से हमने कन्वर्ट किया डॉलर में, डॉलर से हमने कन्वर्ट किया यूरो में, यूरो से कन्वर्ट किया हमने पाउंड में, रुपीस से डॉलर, डॉलर से यूरो और यूरो से पाउंड। क्लियर है सर? इतना सिंपल कैलकुलेशन ये था, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्रॉस रेट विदाउट बिडास में हमको जो ऊपर चाहिए वो अगर ऊपर है, INR per USD, INR is up, USD is down. We require up, match, do not match, multiply. We require down, do not match, divide. क्लियर है सर? इसको पॉज करके 1 से 2 बार सॉल्व करो। क्लियर है सर? इसको अगर सॉल्व करोगे ना 1 से 2 बार, तो विथ बिड एंड आस्क रेट वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, वरना वो सॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? विद बिड एंड आस्क रेट वाला आपका सॉल्व हो जाएगा, वरना आपका वो सॉल्व होगा ही नहीं। यस। अब करते हैं विद बिड एंड आस्क, क्रॉस रेट विद बिड एंड आस्क, ठीक है। मैंने आपको ऊपर क्या बोला था कि यहाँ पे अगर एक ही रेट है तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है।
बट जब बिड एंड आस्क है तो बिड मतलब क्या, बिड मतलब ऊपर वाला रेट, सस्ता वाला रेट, और आस्क मतलब नीचे वाला रेट, ठीक है। सो मैंने आपको एक पहली एक इनडायरेक्ट कोड और डायरेक्ट कोड के टाइम बताया था, जब डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में करना पड़ता है तो वन डायरेक्ट कोड को इनडायरेक्ट कोड में कैसे करेंगे, वन डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट कोड, ठीक है, और इनडायरेक्ट कोड को वन डिवाइडेड बाय डायरेक्ट कोड। क्लियर है सर? सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होने वाली है। सो ये होने वाला है अपने इस टॉपिक का, मतलब इस वाले रिवीजन लेक्चर के पार्ट का लास्ट वीडियो, ठीक है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, वहां पे भी मैंने सारे सिंपल और स्कोरिंग चीजें एक्सप्लेन करूंगा, और थर्ड वाला पार्ट जो आएगा वो डिफिकल्ट पार्ट आएगा, वहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो पार्ट वन पार्ट टू आपको अच्छे से देखना है, मस्त देखना है, 100% देखना है। पार्ट थ्री अगर आपको पार्ट वन और पार्ट टू 100% क्लियर हो जाए, आपका बाकी सिलेबस कवर हो जाए, तो ही आपको वो पार्ट थ्री देखना है। यस सर। सो बिड एंड आस्क जब दिया है तो, सो व्हेन वी डिवाइड बाय वन, ठीक है, इन केस ऑफ बिड टेक आस्क, इन केस ऑफ आर्ट टेक बिड। मतलब क्या, ऑब्वियसली बिड एंड आस्क दिया रहेगा, ठीक है। सो हमको क्या करना है, हमको बिड का रेट निकालना है और आस्क का रेट निकालना है। मतलब क्या, रुपीज पर पाउंड इज इक्वल टू 90 एंड 91, ठीक है। रुपीज पर डॉलर इज इक्वल टू 80 एंड 81। मतलब क्या, ये हो गया मेरा बिड रेट, ये हो गया मेरा आस्क रेट, ठीक है। ये हो गया मेरा बिड रेट, ये हो गया मेरा आस्क रेट, ये हो गया मेरा बिड रेट, ये हो गया मेरा आस्क रेट, ठीक है। अब हमको निकालना है डॉलर पर पाउंड, डॉलर पर पाउंड का, डॉलर पर पाउंड का हमको निकालना है बिड रेट एंड आस्क रेट, बिड रेट स्लैश आस्क, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमको क्या चाहिए, डॉलर पर पाउंड। डॉलर ऊपर है क्या, डॉलर हमको ऊपर चाहिए, डॉलर हमको ऊपर चाहिए क्या, डॉलर ऊपर है, नहीं डॉलर ऊपर नहीं है, डॉलर नीचे है। तो ऑब्वियसली हमको क्या निकाल रहे हैं, हम अभी के लिए निकाल रहे हैं बिड रेट। तो हम वन डिवाइडेड बाय बिड रेट नहीं करेंगे, हम करेंगे वन डिवाइडेड बाय आस्क रेट। हम क्या करेंगे, वन डिवाइडेड बाय आस्क रेट, ठीक है। सो हमारे पास क्या हो गया, डॉलर से हम लोगों ने कन्वर्ट किया इसको रुपीज में। सो रुपीज से ऑब्वियसली हम लोगों को वापस रुपीज से इसको पाउंड में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली हम इसको 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1.1। क्लियर है सर? यस, हमने इसको उल्टा किया, वन से डिवाइड किया, मतलब हमने इसको उल्टा किया, हमने किया इसको डॉलर पर रुपी, और रुपी ऊपर रुपी नीचे, तो ऊपर नीचे इसको कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, फिर हमको मिल जाएगा डॉलर पर रुपी, डॉलर पर पाउंड। यस सर। सेम चीज, मतलब आपको एक थंब रूल याद रखना है, जब हम बिड और आस्क रेट निकाल रहे हैं, जब वन से डिवाइड करेंगे ना, तो बिड के केस में आस्क यूज करेंगे, आस्क के रेट में बिड यूज करेंगे। क्लियर है सर? यस। सो सेम चीज जो हमने यहाँ पे की थी, कि हमको पहले क्या मिला था, हमको चाहिए था रुपीज पर पाउंड, सो रुपीज से हमने डॉलर में कन्वर्ट किया, रुपीज से, हाँ रुपीज पर पाउंड पर बना, रुपीज से हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट किया, फिर डॉलर 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 कैंसिल हो गया, फिर इसको डॉलर से हमने यूरो में कन्वर्ट किया, सो यूरो यूरो कैंसिल हो गया, फिर हमने इसको पाउंड में कन्वर्ट किया, सो रुपीज पर पाउंड हमको जो है वो मिल गया। यस। सो ये था अपना बिड एंड आस्क रेट, ठीक है। इसके बाद एक आता है कस्टमर रेट। कस्टमर रेट मतलब क्या, इफ इंटरबैंक चार्जेस रेट्स आर गिवन, इट इज एडेड टू आस्क रेट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बिड रेट। मतलब क्या, अगर इंटरबैंक रेट दिया रहेगा, मतलब आपको बोला रहेगा कि ठीक है कि एक बैंक दूसरे बैंक के साथ इस रेट पे डील करती है, तो बैंक कस्टमर के साथ कितने में डील करेंगे, ऑब्वियसली बैंक उसमें अपना कमीशन जो है वो ऐड करेंगे। तो सर कमीशन इज एडेड टू आस्क रेट, क्योंकि क्या, जब सेल करेगी तो महंगे में सेल करेंगे, एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बिड रेट, क्योंकि बाय करेंगे तो सस्ते में बाय करेंगी, जब सेल करेंगी महंगे में सेल करेंगी, बाय करेंगी तो सस्ते में बाय करेंगे, ठीक है। और अगर कस्टमर को कोई डिले गेन और लॉस हुआ ड्यू टू बैंक, तो कैसे करेंगे, अगर जिस दिन ट्रांजैक्शन होने वाला था वो उसी दिन होता तो क्या होता, एंड जिस दिन एक्चुअल में हुआ तब क्या हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको गेन और लॉस करना है, कुछ नहीं। ये सारे कैलकुलेशन आपको एक डेट दिया रहेगा उस पे करने हैं, फिर ये सारे कैलकुलेशन आपको दूसरा दिन दिया रहेगा उस पे करने हैं, और इन दोनों का डिफरेंस देखना है कि कस्टमर को क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ। सो ये था अपने फॉरेक्स के रिवीजन लेक्चर का पार्ट वन, ठीक है। सो मैं इस चैप्टर को 3 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैं अभी एक वो जो वीडियो आएगा ना, वो वाला वीडियो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन वाला, ठीक है। इस पार्ट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू आपको मस्ट देखने हैं, ताकि आपको एग्जाम में बहुत इजीली स्कोर हो पाए, आपको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। और थर्ड पार्ट आपको कब देखना है, जब आपके पहले 2 पार्ट बहुत अच्छे से हो जाए, आपका बाकी का सिलेबस हो जाए, और फिर ही आपको वो थर्ड पार्ट जो है वो देखना है। क्लियर है सर? यस। सो
दिस मच वॉज फॉर दिस टूडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके साथ अगले पार्ट के अंदर। दिस वॉज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ। एंड हाँ, अगर ये पार्ट आपको जेन्युइनली अच्छा लगा रहेगा ना, प्लीज नीचे एक कमेंट कर दो, छोटा सा कमेंट कर दो, 2 लाइन का कमेंट कर दो, फिर भी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होता है, ठीक है। सो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के अंदर, अगले रिवीजन के वीडियो के अंदर। साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट।